उतना फ़ायदा होगा। सो परमार डायनास्टीज़ के बारे में ये कहा जाता है कि बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखते हैं। हर्षवर्धन नाम का एक बड़ा राजा हुआ करता था। हर्षवर्धन गुप्तन एम्पायर के बाद में नॉर्थ इंडिया दैट इज़ कन्नौज वाले बेल्ट से राज किया करते थे और नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर उनका राज था। हर्षवर्धन के बाद उनके वंशजों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है और ये कहा जाता है कि वो कोलैप्स हो गया। उस कोलैप्स के साथ साथ में हमको ये भी पता चलता है कि उसके बाद 3 डायनास्टीज़ इंडिया की ऐसी थीं जो इंडिया के बड़े पार्ट के ऊपर कॉन्क्वेस्ट करना चाहती थीं। जब एक इंपीरियलिस्टिक होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो सब जगह राज कर लेता है, लेकिन अगर ज़्यादा लोग एक साथ इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी रखते हैं, इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी का मतलब है ज़मीन के ऊपर, एक भूभाग के ऊपर, एक टेरिटरी ऑफ लैंड के ऊपर हमें राज करना है, तो उसे हम इंपीरियल कहते हैं। तो इस टाइम पर 3 पावर्स उभर कर आ जाते हैं, राष्ट्रकूटा साउथ में, पालास ईस्ट में बंगाल बिहार वाले बेल्ट के अंदर, और प्रतिहारास दैट आर गुर्जर प्रतिहारास नॉर्थ में, सेंटर और नॉर्थ में। तो इन तीनों के बीच में इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ की वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। इन्हें हम कहते हैं हिस्ट्री के अंदर ट्राइपार्टाइट। 3 पार्टी हैं और वो आपस में एक दूसरे से भिड़ रही हैं। सो ट्राइपार्टाइट लड़ाइयाँ यहाँ बहुत ज़्यादा हुई। धीरे धीरे प्रतिहारास वीक होने लग गए, पालास वीक होने लग गए, उसके बाद सेनाज आए, सेनाज भी वीक होने लग जाएंगे, फिर फाइनली हमारे राष्ट्रकूटास वीक होने लगेंगे। तो अप्स एंड डाउन्स चलता है, किसी टाइम पे कोई राजा स्ट्रांग है, किसी टाइम पे किसी मतलब एक डायनास्टी का कोई एक राजा स्ट्रांग है। जब इनका वीकनेस होने लगा था, जब ये राज कर रहे थे वीक होने से पहले, तो अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर ये अपने फ्यूडल लॉर्ड्स बना देते थे। नाउ फ्यूडल लॉर्ड्स वो होते थे जिसे हम कह सकते हैं छोटा राजा, बड़े राजा के अंडर में छोटा राजा जो उसका कहना मानता है और उसके द्वारा दिया गया टाइटल रखता है। सो फ्यूडल लॉर्डशिप हुआ करती थी। अब उसी में ये कहते हैं कि परमार्स वेयर अर्लियर वसाल्स ऑफ राष्ट्रकूटास। सो यहाँ पर कंट्रोवर्सी उभर कर आ जाती है कि राष्ट्रकूटास के वसाल थे भी या नहीं थे। ओरिजिन इनका कन्फ्लिक्टेड है, बट ये कंफर्म दिखता है कि ये राष्ट्रकूटास के वसाल्स थे। सबसे पहले राजा का जो नाम मिलता है वो है उपेंद्र कृष्ण राजा। नाउ दे मे बी 2 पीपल सेपरेटली, बट जनरली स्पीकिंग इनको एक साथ लिखा जाता है उपेंद्र कृष्ण राजा। ट्रेडिशंस जो लेजेंड्स हैं या जो परमार्स के इंस्क्रिप्शंस हैं वो इनके ओरिजिन को बताते हैं कि जो एक ऋषि वशिष्ठ हुआ करते थे, उन्होंने माउंट आबू के ऊपर एक यज्ञ किया था, उससे उत्पत्ति हुई थी, उस उत्पत्ति का सोर्स बताते हैं। सो बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसमें उदयपुर इंस्क्रिप्शन है जो उदयादित्य परमार राजा हैं उन्होंने लिखा है, नागपुर इंस्क्रिप्शन है, वसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन है, पटनारायण इंस्क्रिप्शन है, जयनाड़ इंस्क्रिप्शन है। इन सब के अंदर इनका ओरिजिन वहीं से बताया है। तो इसको बोला जाता है अग्निकुल सिद्धांता, अग्निकुल सिद्धांता से निकले हुए हैं। आईने अकबरी भी इसी को मान्यता देती है। लिटरेरी एविडेंस के अंदर जो किताब लिखी गई है, पद्मगुप्ता नाम के एक ऑथर हुए हैं, परमारों के ऑथर हैं, कोर्ट पोएट हैं, नव शशांक का चरिता, ये भी यही कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने से ऋषि वशिष्ठ ने जो व्यक्ति वहाँ से जन्मा था उसके कान में परमार वर्ड फूंका था, तो तब से वो परमार कहलाए। हालायुद्ध लिखते हैं जो वाकपति मुंज के कवि थे कि इनके जो राजा हैं वो ब्रह्म क्षत्र क्लैन को बिलोंग करते हैं। पृथ्वीराज रासो जो पृथ्वीराज चौहान के पास कंटेम्प्रेरी हैं, लेटर कंटेम्प्रेरी में आ जाएंगे, और मुंधोत नैनदासी की ख्यात ये कहती है कि परमार वशिष्ठ की गोत्र के हैं। सो ये इनके ओरिजिन के बारे में है। अलग अलग सोर्सेज क्या कहते हैं। वाई आई एम गोइंग इनटू दिस पार्ट एंड इन दिस डेप्थ, सिंपली बिकॉज पिछले कुछ सालों में हमें इंस्क्रिप्शन भी दिख रहा है, पिछले कुछ सालों के अंदर हमें डीप लिटरेचर मिल रहा है। सिंपल ये किताब नहीं पूछी किताब किसने लिखी है या ये किताब किस कोर्ट में लिखी गई है। उन्होंने जो पूछा है कि एक स्कॉलर है जो जैन धर्म का है वो कौन है। सो ये डेप्थ है, ये सेकंड टीयर पर है, और डेप्थ में अभी नहीं गए हैं कि उसका सब्जेक्ट मैटर पूछें, बट पूछा जा सकता है। सो लिटरेचर वाले सेशन में आगे लेने वाला हूँ, उसके अंदर वो कोशिश करूँगा श्रिंक करने की कि किसने क्या लिखा है और उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या है, जहाँ जहाँ मिल जाएगा। देन मॉडर्न स्कॉलर्स भी इसी चीज़ के ऊपर रहते हैं कि हाँ भाई मान लेते हैं कि ये अग्निकुल हैं या अग्निकुल नहीं अग्निकुलीय हैं। डीसी गांगुली इनको डिसेंडेंट्स बताते हैं राष्ट्रकूटास का, कि राष्ट्रकूटा वंश के हैं। राष्ट्रकूटा जिनकी कैपिटल मान्यखेत हुआ करती थी, और इसके अंदर वो एक इंस्क्रिप्शन को मेंशन करते हैं, हरसोला दान पत्र। दान पत्र जब आता है तो वो ग्रांट इंस्क्रिप्शन होता है कि ये गांव हमने तुमको दिया। साथ ही साथ में वाकपति मुंज के जो टाइटल्स के बारे में बात होती है, अमोघ वर्षा, श्री वल्लभा, पृथ्वी वल्लभा, ये राष्ट्रकूटास अपने वसाल्स को टाइटल दिया करते थे। तो इससे उन्होंने उसकी ओरिजिन निकाली है कि ये राष्ट्रकूटास के वसाल थे। अब अग्निकुल थ्योरी से हमको कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं जो पता चलते हैं। पहला पॉइंट ये रहता है कि कहीं ना कहीं ये माउंट आबू यानी अरावली इसके सदर्न पार्ट से जुड़े हुए थे लोग। दूसरा, ये डायनास्टी ऋषि वशिष्ठ को ओरिजिन बताती है कि वहाँ से कहीं ना कहीं इनका ओरिजिन निकलता है। और परमार किसी एक ट्राइब का नाम नहीं है, किसी एक क्लैन का नाम नहीं है, ये एक डायनास्टी थी, राज करने वाला राज परिवार था।
देन इसी तरह से परमार्स की एक डायनास्टी नहीं हुई, अलग अलग जगह पे जब बहुत बड़ा टेरिटरी फैल गया तो परमारों ने अपने जगहों पे वसाल्स बना दिए, तो उसमें कई सारे परमार राजा अलग अलग जगह पे हुए, तो परमार वंश अलग अलग जगह पर रहेंगे। हर्षवर्धन के बाद में जो ट्राइपार्टाइट शुरू होती है, इसके अंदर हमारे पास कुछ सोर्स आते हैं। पहला सोर्स हमें मिलता है कॉपर इंस्क्रिप्शन, ताम्रपत्र हिंदी में उसे लिखा जाता है, राष्ट्रकूटास का। और एक और चीज़ मिलती है हरिवंश पुराण, ये जिनसेन ने लिखी हुई किताब या जो भी सोर्स है, ये बोलते हैं कि राष्ट्रकूटास ने उज्जैनी के ऊपर कब्जा कर लिया था और वहाँ पर गुर्जर प्रतिहाराज को राजा बना दिया था। प्रतिहार मतलब एक फोर्ट के प्रतिहार, बट धीरे से ये गुर्जर प्रतिहाराज का नॉर्थ शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ इनकी टेरिटरी हो जाती है। कुछ स्कॉलर इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं कि ये नहीं है, बोले कि जो फैक्ट लिया गया है वो फैक्ट आता है एक निसारिका कॉपर इंस्क्रिप्शन से, जो राष्ट्रकूटा के राजा गोविंद III का है। वो ये बोलता है कि मालवा में 2 राजा राज कर रहे थे, एक का नाम था गुर्जरेश्वर, यहाँ से निकाला गया है गुर्जर, और दूसरा है अवंतीनाथ। इसी तरह से एक और सोर्स है कुबियल माला और कुबियाल माला, ये भी बोलती है कि अवंती रूलर थे, अवंती में राज करने वाले कोई लोग थे जिनका उज्जैन कैपिटल था। राधनपुर और डिंडोरी इंस्क्रिप्शंस हैं, ये 808 AD के आसपास के हैं, गोविंद III के हैं, और ये बोलते हैं कि गुर्जरा लॉर्ड वॉज एनिमी ऑफ मालवा रूलर। ये इंस्क्रिप्शन बोल रहा है कि मालवा के जो राजा थे उनका घुर विरोधी हुआ करता था गुर्जर राजा, तो दैट मीन्स मालवा का राजा गुर्जर राजा नहीं हो सकता, अपने आप का दुश्मन कैसे हो जाएगा। कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि जो अवंती नरेश शब्द यूज़ किया गया है वो गुर्जर प्रतिहाराज की मदद लेकर राष्ट्रकूटास के खिलाफ एक्टिविटीज़ कर रहा था। तो नागभट्टा II जो वत्स राजा के बेटे हुआ करते थे, इन्होंने मालवा के ऊपर अटैक किया था और उनकी हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी नाम नहीं मालूम, अवंती राजा की हत्या कर दी और कुछ इलाके जीत लिए। 9th सेंचुरी आती है, 9th सेंचुरी AD आती है, मालवा इंडिपेंडेंट था और यहाँ पर स्ट्रगल चल रही थी आपस के राजाओं में कि कौन राज करेगा। ये माना जाता है कि उपेंद्र नाम के बंदे ने परमार डायनास्टी को एस्टेब्लिश किया गया। इट इज़ अ एक्सेप्टेड फैक्ट, इसको माना जाता है। उपेंद्र या उपेंद्र कृष्ण राजा 791 से 818 AD, दैट इज लेटर हाफ, लास्ट हाफ ऑफ 9th सेंचुरी एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 8th सेंचुरी एंड 9th सेंचुरी, सॉरी। सो ही इज़ द फाउंडर रूलर ऑफ परमाराज, और इन्होंने धारा को अपना कैपिटल बनाया था। अब यहाँ पर कैपिटल के बारे में जो बात होती है, सो पहली कैपिटल धारा बनती है, फिर उज्जैनी शिफ्ट होती है, फिर उज्जैनी से धारा बनती है, लेकिन मुझे वो कंटिन्यूम अभी तक नहीं मिला है किस राजा ने कहाँ पे उज्जैन को बनाया, फिर उज्जैन से धारा तो शिफ्ट भोज ने किया था, ये पता चल जाता है बाद में। इनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी देवी, ये चारण से पता चलता है, और इनको उदयपुर प्रशस्ति में प्रेज किया गया है, बट इनके नाम हर जगह नहीं मिलते। ग्रांट इंस्क्रिप्शन यानी दान पत्र जिन्हें कहा जाता है मुंज का, उसके पहले उदयपुर प्रशस्ति, नवशशांक का चरित्र, ये दोनों मतलब उदयपुर प्रशस्ति और नवशशांक का चरित्र, ये दोनों उपेंद्र को छठा राजा बनाती हैं। इसके पहले के 5 राजाओं के नाम नहीं है, तो हो सकता है वो राष्ट्रकूटास के वसाल रहे हों, बहुत छोटे रहे हों, बाद में उपेंद्र आगे बढ़ गए तो उनका नाम मेंशन किया गया कि ये 6th राजा थे। मुंज का जो ग्रांट इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर कृष्ण राज को पहला राजा बताया गया है परमार डायनास्टी का, ये उपेंद्र का दूसरा नाम था। सो उपेंद्र कृष्ण राजा ये नाम हो गया हमारा। इनके साथ इन्होंने जब आए तो इन्होंने ट्रीटी करी थी, गोविंद III की ट्रीटी है राष्ट्रकूटास के साथ, चक्रायुद्ध की ट्रीटी है कन्नौज के साथ, धर्मपाला गौड़ा रूलर्स हैं बंगाल के, उनके साथ भी ट्रीटी है। फिर प्रतिहारा नागभट्टा III ये अटैक करते हैं मालवा के ऊपर, तो शायद कहा जाता है कि उन्होंने उपेंद्र राजा को हरा दिया था। इसी बीच में गोविंद III जो राष्ट्रकूटा के राजा हैं उनकी डेथ हो जाती है, और जब राष्ट्रकूटास मर गए जिनके वो वसाल थे, तो उपेंद्र अपनी टेरिटरीज़ को फैलाना चालू कर देते हैं और मालवा के ऊपर, पूरे मालवा पे हो सकता है, मालवा के बाहर हो सकता है, मैक्सिमम टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब इस समय मालवा वॉज अंडर राष्ट्रकूटास, ये पता चलता है बेगमारा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। इनके बारे में ये भी कहा जाता है इन्होंने काफ़ी सारे यज्ञ किए और इनके कोर्ट में बहुत सारे ऑथर्स और स्कॉलर्स पैट्रोनाइज थे, जिसमें सीता नाम की महिला थी जो बहुत फेमस थी, खासतौर पे म्यूज़िक में और पोएट्री के अंदर। तो एक नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला है सीता, और ये आ सकता है। सो ये हाईलाइट करके रखना है, किसके कोर्ट में ये आ सकता है या किस टाइम पीरियड की है ये आ सकता है। इनके बाद वैरी सिंह का नाम मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है। ये उपेंद्र के पुत्र थे, नवशशांक चरित्र और उदयपुर प्रशस्ति में इनका नाम नहीं है, बट ये है कि इन्होंने जो एरिया कॉन्कर किया था वो चतुर्दिक कोस्ट से लेकर अवरत एरिया है। अब ये कौन कौन से रीजन है ये हिस्टोरियंस बताएंगे, कन्फर्ड या कन्फर्म नहीं कह सकते, बट ये है कि इन्होंने मालवा को, मतलब मालवा के ऊपर इनका कब्जा तो था ही था, प्रतिहाराज मालवा वापस जीत जाते हैं, इनके टाइम पे फिर से अटैक होता है। इनके बाद में सियाक फर्स्ट राजा बनते हैं, इनको भी नवशशांक चरित्र में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इनको उदयपुर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया है।
सो आपका काम ये होगा, अगर इंस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन को कवर करना है तो एक इंस्क्रिप्शन लिखाना है, कौन कौन से राजा के बारे में उसके बारे में है, उसकी लिस्ट बनाना है, इसका चार्ट बनाना है, दिमाग में है। बट ये तब हो सकता है जब सारी चीज़ों को मैं सेकंड ऑर्डर में ले लूँ, वो फाइनल ऑर्डर की तरफ जाने का काम होता है। कि अगर वो आपसे सिंपल मेंस के अंदर 5 मार्कर बोल दें कि उदयपुर प्रशस्ति, तो 5 नंबर में आप क्या लिखेंगे, तो कौन कौन से राजाओं की क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ये इस तरह से बनेगा क्वेश्चन। दीज पीपल आर गोइंग इन दैट डेप्थ एट दिस टाइम। सो एनी हाउ, उदयपुर इंस्क्रिप्शन में इनकी प्रशंसा की गई है। उसके बाद 893 तक कोई एडी तक कोई राजा के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता उदयपुर प्रशस्ति में। हो सकता है ये टाइम पीरियड के अंदर ये परमार्स वापस से डाउन हो गए हों, एक वसाल की तरह राज कर रहे हों। इसके बाद में आते हैं वाकपति फर्स्ट या कृष्ण राजा, इनकी क्वीन का नाम है कमला देवी, और इन्हें दोनों के अंदर, दैट इज उदयपुर प्रशस्ति और नव शशांक चरित्र, पद्मगुप्ता की लिखी हुई किताब है, इन दोनों के अंदर इनकी तारीफ लिखी, प्रेज है। और ये कंटेम्प्रेरी थे प्रतिहारा महेंद्रपाला फर्स्ट के, भोजा टू के और महीपाला के। सो काफ़ी लंबे समय तक का इनका राज माना जाता है। यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट आ रही है छोटी सी, ये 692 से 908 AD लिखा है? पेज नंबर 2 के ऊपर 692 है, बुक में मिसप्रिंट है, क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि इतनी लंबी उम्र रही होगी। इट मस्ट बी 892। अगर हम प्रतिहारास के साथ देखते हैं तो 892 मिलेगा, इसको करेक्ट कर लेना। देन हेमचंद्र राय चौधरी एक हिस्टोरियन है, उनका ये ओपिनियन है कि ये जो प्रतिहारास थे, राष्ट्रकूटा राजा एक हुआ करते थे इंद्र थर्ड, उनके साथ जाके लड़ाई किए थे प्रतिहारास के साथ अगेंस्ट में, और उसके एवज में इनको उज्जैनी की गवर्नरशिप मिली थी। एक इंसिडेंट आता है, उस इंसिडेंट के ऊपर इस चीज़ को बेस किया जाता है। बेसिकली एक वर्ड यूज़ किया है कलप्रिया या कालप्रिया। अब ये जो कालप्रिया है, इसको कह सकते हैं महाकाल की प्रिया उज्जैनी। तो शुरुआत में ये माना गया कि ये उज्जैन को डिनोट करता है, बट बाद में हिस्टोरियंस ने ये कहा कि उज्जैन यमुना नदी के किनारे नहीं है। सो उससे निकाला गया कि ये आज की तारीख का कालपी है, मॉडर्न एट प्रेजेंट कालपी, जहाँ लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई थी। सो इसलिए ये डिस्टिंग्विशिंग हो जाती है कि कालप्रिया में उनके घोड़े रुके थे, यानी घोड़ों की फोर्स जो थी, उनकी कैवलरी को वहाँ रुकाया गया था। और प्रतिहारा राजा महेंद्रपाल की जब डेथ हो जाती है, तब कृष्ण राजा ने अपने आप को फैलाना चालू किया होगा। ये एस्टिमेट्स हैं, एविडेंसेस नहीं है। जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हमारे पास हिस्ट्री राजाओं ने नहीं लिखवाई। हमारी हिस्ट्री, जो हम पूरी हिस्ट्री की बात करते हैं, कुछ जगहों पर राजाओं ने लिखवाई, सारी जगह पर हिस्ट्री नहीं मिलती। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो जहाँ हिस्ट्री नहीं मिलती वहाँ हमारा सरदर्द भी कम है। वो प्रोबेबली वाला काम है। प्रोबेबली वाला काम मेंस में चलता है, प्री के अंदर ओनली फैक्ट्स। अगले आते हैं वैरी सिंह टू। वैरी सिंह टू का टाइटल दूसरा था वज्रत स्वामिन। अब इन्होंने धारा के आसपास के इलाके पे कंप्लीट सजरेंटी ले ली थी, लेकिन इनकी टेरिटरी कम थी। ऐसी टेरिटरी नहीं थी जैसे कहा गया कि पूरा चतुर्वर्त तक पहुंच गए, तो चतुर्दिश, चारों दिशाओं के समंदर पहुंचा दिए। महीपाला इस टाइम पर अपनी किंगडम को वापस ले लेते हैं, जो महीपाला प्रतिहारास हैं, और ये पता चलता है कहाला ग्रांट लेटर से। इसी तरह से राजशेखर नाम के एक ऑथर हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि एक व्यक्ति था भामन, ये अटैक करता है धारा के ऊपर और महीपाल की तरफ से आता है वो सेनापति की तरह, और उसने धारा को जीत लिया था। अब जब धारा जीत लिया जाता है तब महीपाल यहाँ पूरी तरह से राज करते हैं। और दूसरा एक और चीज़ यही मिलती है कि प्रतापगढ़ का एक इंस्क्रिप्शन है 946 AD का, जो ये कहता है कि प्रतिहारा राजा या प्रतिहारा ऑफिसर्स राज कर रहे हैं उज्जैन और मांडू से। ऑफिसर्स बोला है, राजा नहीं बोला है। तो ये बताता है कि इस टाइम पर फिर ये प्रतिहारास के अंडर में चला गया। राष्ट्रकूटा साउथ में है, प्रतिहारास नॉर्थ में है, बीच में मालवा फंसा है, रास्ता जा रहा है साउथ की तरफ। तो चढ़ाइयाँ लड़ाइयाँ सब इधर से ही हो रही है। तो कभी राष्ट्रकूटा की सजरेंटी में जा रहे हैं, कभी प्रतिहारास की सजरेंटी में जा रहे हैं। इसी टाइम पर एक और चीज़ बोली जाती है कि इनके बारे में कि वैरा सिंह कुंटल, जो राष्ट्रकूटास की टेरिटरी हुआ करता था, और रामठो, इन दोनों टेरिटरी पर अटैक करते हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वी डोंट नो। फिर अगला राजा बनता है सिंहदत्त भट्ट। महाराजा धीराजापति का टाइटल लेते हैं और साथ में दूसरा टाइटल लेते हैं महामंडलिक चूड़ामणि। महामंडलिक जो टाइटल हुआ करता था वो गवर्नर की तरह का टाइटल था और राष्ट्रकूटास का टाइटल था। सो इससे ये कंफर्म हो सकता है कि इस टाइम पे वापस राष्ट्रकूटास की सजरेंटी में ये पहुंच गया। और इनका दूसरा नाम आता है सियाक सेकंड, एंड ही इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट राजा, सियाक टू। इनको हर्षा भी कहा गया है और इनकी वाइफ का नाम था वर्धजा। इन्होंने परमार डायनास्टी को कन्वर्ट करना चालू करा। एक इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वीक राजाज हैं, स्ट्रॉन्गर राजा बनाने के लिए पहला प्रयास किया था सियाक टू ने। इन्होंने धारा से लेकर, जो धार है, धार के आसपास की टेरिटरीज हैं, वहाँ से निकल कर आगे बढ़ना चालू करा। तो राजस्थान का बांसवाड़ा एरिया, जैसे बांसवाड़ा इज मोस्टली नोन फॉर अ मासिव डैम, बजाज सागर डैम। पूरा नाम क्या है उसका? बजाज सागर कि माही बजाज सागर डैम। माही बजाज सागर डैम है बांसवाड़ा के अंदर। इट्स अ मासिव डैम। उसका जो रिजर्वायर, इट्स फेनोमेनली लार्ज। राजस्थान MP की बॉर्डर लगता है, तो बांसवाड़ा इनके पास था। उसको उस टाइम पर अलग नाम दिया जाता था। सो सियाका टू।
यहाँ से इन्होंने अपना रेंज बनाना चालू करी, नर्मदा तक इनका कंट्रोल था। खेत का मंडल ये गुजरात वाला पार्ट था और विदिशा का पार्ट था ईस्ट तक। तो ईस्ट से गुजरात तक, नॉर्थ में नॉर्दर्न मोस्ट बांसवाड़ा की टेरिटरी से लेकर साउथ में नर्मदा तक, इतनी टेरिटरी पे सियाक टू कंट्रोल करते हैं। कैसे पता चलता है? इंस्क्रिप्शन से। हरसोला इंस्क्रिप्शन है वो बोलता है कि इन्होंने खेत मंडल को, जो माही रिवर के वेस्ट में आता था, उसे जीता था। और इस टाइम पर चालुक्य राजा थे अवनी वर्मन योग राजा 2, ये सौराष्ट्र के राजा थे, गुजरात लग जाता है वहाँ। तो यहाँ पर इनकी जो कॉन्क्वेस्ट है उसको डिस्क्राइब किया है नव शशांक का चरित्र में, उस किताब के अंदर सियाक टू की कॉन्क्वेस्ट है। इसी टाइम पर एक हुन मंडल हुआ करता था, हुनाज, वेयर फॉरेन ट्राइब्स थे, हुन्स, ये आए थे इंडिया के अंदर, इन्हें वाइट हुन्स कहा जाता था। और काफ़ी सारे राजाओं के इनसे युद्ध हुआ है, जिसके अंदर एक बड़ा नाम आता है यशोवर्मन, यशोधर्मन अकेला है, अकेला अपने यशोवर्मन, यशोधर्मन। तो यशोवर्मन वहाँ का है, हाँ धर्मन है, ओके ठीक है। यशोवर्मन है चंदेला, ओके। बचपन से बिगड़ा हुआ मेरा काम, यशोधर्मन यशोवर्मन, हर बार पूछता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ क्या है। हुन मंडल कहा जाता है कि नर्मदा से नॉर्थ में मऊ तक ये राज हुआ करता था। चेदी ईस्ट में और परमार वेस्ट में, इनके बीच में एक ब्लॉक हुआ करता था। और यहाँ पर इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक हुन राजा को हराया था। और एविडेंस कैसे मिलता है कि इन्होंने कुछ दान दिया था। वहीं पर चंदेलाज भी इस टाइम पर राज कर रहे हैं बुंदेलखंड वाले बेल्ट के अंदर। यहाँ इनका एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसका नाम है खजुराहो इंस्क्रिप्शन, 956 एडी का लिखा है। और उसमें लिखा है कि यशोवर्मन चंदेला मालवा राजा का दुश्मन है। तो ये कह सकते हैं कि हो सकता है यशोवर्मन की टेरिटरीज, यशोवर्मन काफ़ी पावरफुल चंदेला राजा रहे हैं, उनकी टेरिटरी मालवा के अंदर घुस चुकी थी, यानी प्रोबेबली विदिशा उनके पास आ चुका था। और हो सकता है कि यशोवर्मन ने इनको हराया हो। एग्जैक्ट नहीं लिखा कि किसको हराया, कहाँ हराया। सियाक टू की सबसे बड़ी खासियत आती है कि इन्होंने मान्य खेत के राष्ट्रकूटास पे कंट्रोल कर लिया था, चाहे पॉलिटिकली कराओ, चाहे वेलर से कराओ, चाहे जीत के कराओ। और एट द एंड ऑफ इस टाइम पीरियड, जब वो राजपाट छोड़ने वाले थे, तब की बात है ये। और ये वो समय है जब कृष्णा थर्ड राष्ट्रकूटा राजा थे, वो साउथ में चोलाज के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। इस टाइम चोलाज काफ़ी पावरफुल हो रहे हैं और वो राष्ट्रकूटास को, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे। ये वो टाइम पीरियड है। फिर कहा जाता है कि ही डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस अगेंस्ट राष्ट्रकूटा खोट्टिगा टू। नेक्स्ट राष्ट्रकूटा जो राजा बने खोट्टिगा टू, उनके टाइम पर ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, जिसकी वजह से सियाक टू और खोट्टिगा के बीच में लड़ाई होती है और सियाक जीत जाते हैं और ये अपनी बाउंड्रीज को पुश कर देते हैं तापी नदी तक। हो सकता है, ऐसा कहा जाता है कि सियाक टू ने अपना थ्रोन अपने बेटे को दे दिया था वाकपति राजा को, वाकपति राजा 2। हो सकता है इसलिए बोला जाता है क्योंकि सियाक टू का एविडेंस मिलता है 972 एडी से और उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता, और उसकी सक्सेसर की डेट शुरू हो जाती है 974 एडी से। सो जब ये जीत कर आते हैं तभी हो सकता है इन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र को दे दिया हो। वाकपति राजा 2 सिंधु राजा के नाम से जाने जाते थे, असली नाम सिंधु राजा था, जो इनके पुत्र थे। सो नेक्स्ट जो राजा बनते हैं हमारे, वो होंगे सिंधु राजा, दैट इज़ वाकपति 2, और अगला नाम आता है इनका मुंजा। लेकिन इस टाइम पर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री देखिए। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ये कह रही है कि 946 में गुर्जर प्रतिहार ने उज्जैन पे कब्जा कर लिया था और 973 एडी तक ये राज करते हैं, 20 साल तक का, समथिंग 20-30 साल तक का। परमार्स इस टाइम पर बहुत सारी क्या गिरा है, बच गया। परमार्स इस टाइम पर बहुत सारी ऐसी डायनास्टीज से जुड़े हुए हैं आसपास में। नॉर्थ में प्रतिहाराज हैं जो वीक हो रहे हैं, राष्ट्रकूटाज हैं जो वीक हो रहे हैं, उधर पालाज हैं एंड फॉलोड बाय द सेनाज रहेंगे, वो भी वीक हो रहे, गौड़ाज भी हैं ईस्ट में। ईस्ट में एमपी के अंदर और टेरिटरीज थी, चंदेलाज थे, चंदेलाज पावरफुल थे, चेदीज थे, द कल्चुरीज पावरफुल थे। ईस्ट ये हो गया। वेस्ट के अंदर अगर हम चलते हैं तो गुजरात के एम्पायर से किंगडम्स थी, पावरफुल किंगडम्स थी, छोटी थी लेकिन एक दूसरे से लड़ना चाहती थी। नॉर्थ वाले हिस्से में देखें तो चाहमनाज मिलते हैं हमको। तो इस तरह से राजपूत बेल्ट, चालुक्या बेल्ट, चंदेला बेल्ट, साउथ के अंदर बेल्ट चारों तरफ से घिरा हुआ है, 32 दांत के बीच में एक जबान। इंडिया को बोलता हूँ मैं एक्चुअली ये, बट इस समय में परमार किंगडम इस तरह से दिख रही, चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसी टाइम पर टर्क्स आना चालू हो जाते हैं, गजनी के इन्वेजन्स चालू हो जाएंगे। गजनी के पहले वाले टर्क्स हैं, ये एंटर करने लगते हैं, अरब इन्वेजन से होने लगता है काम। तुरुक्षास कहा गया है इनको कि तुरुक्षास को हराया। कौन से थे ये? कबीले हुआ करते थे, वॉन्डरिंग ट्राइब्स, इनकी टेरिटरी कहीं डिफाइन नहीं होती थी, गए लड़ा पीड़ा, मारा पीटा, लूटा पाटा, चले गए, वो वाले थे। तो टर्क्स वेस्ट से आना चालू हो चुके थे। चालुक्या के जो कल्याणी के जो चालुक्यास हुआ करते, चालुक्यास की अलग अलग ब्रांचेस रहेंगी, वो हम एंशियंट में पढ़ेंगे आराम से। इन्होंने ऑलमोस्ट राष्ट्रकूटास को हरा दिया था और इनका एक राजा हुआ करता था तायलप 2, ये बहुत पावरफुल किंग हुआ है और इसके एसोसिएशन एमपी से मिलते हैं, इसका ननिहाल एमपी में आता है। तायलप 2 अपनी टेरिटरीज को खतरनाक तरीके से फैलाता है। कल्चुरीज
त्रिपुरी के जबलपुर के बहुत तगड़े पावरफुल हो चुके हैं। दो बड़े राजा हैं इनके, यशोवर्मन और धंगा। साकंबरी नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को टच करता है मालवा का। चहमानाज हैं नाडौल के, गुहिल रूलर्स हैं मेवाड़ के, और चालुक्याज हैं गुजरात के। इतनी सारी टेरिटरीज हैं जो आसपास हैं और सब के सब इंपीरियलिस्टिक हैं, सब के सब एक दूसरे को हराना चाह रहे हैं, सबके सब एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं। तब मुंजा राजा बनते हैं। ही इज़ द फर्स्ट ग्रेट किंग। पहला मैंने अभी बता दिया आपको कि ये पहला इंपॉर्टेंट किंग है। ही इज़ द फर्स्ट ग्रेट किंग जिसने एक एम्पायर को फॉर्म किया, फॉलोड बाय भोजा बाद में। सो मुंजा और उत्पला या वाकपति राजा 2 ये टाइटल्स हो जाएंगे इनके। ये 974 में अपने पिताजी को सक्सीड करते हैं और इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी फॉलो करते हैं। मेवाड़ के साथ इनका युद्ध होता है जिसमें शक्ति कुमार जो राजकुमार थे, शालीवाहन नाम के राजा के पुत्र हुआ करते थे, और ये गुहिल डायनास्टी थी मेवाड़ की, और इनके ऊपर चढ़ाई करते हैं और उनकी कैपिटल हुआ करती थी आघात। इसको डिस्ट्रॉय कर देते, नष्ट कर देते हैं। तो ये लोग भागते हैं वहाँ से, और भाग के प्रिंस धवल ऑफ हस्तिकुड़ी, ये राष्ट्रकूटा प्रिंस हुआ करते थे, उनके पास जाके शरण ले लेते हैं। इस टाइम पर मेवाड़ का ईस्टर्न पार्ट इनके पास आ जाता है। और इसी के साथ में एक और इनका एसोसिएट हुआ करता था, शक्ति कुमार का, गुर्जर एसोसिएट कहलाता है, वो यहाँ से भाग गया था। इसके बारे में हिस्टोरियंस लिखते हैं कि ये हो सकता है चालुक्य राजा मूल राज हो गुजरात का, और ये मारवाड़ के डेजर्ट के अंदर जाके शरण लेते हैं और धवल जो राष्ट्रकूटा राजा है उनके अंडर में चले जाते हैं। इसके बाद में ये प्रतिहारास के साथ लड़ाई लड़ना चालू करते हैं। वाकपति 2 किस तरह से पता चलता है कि उज्जैन इनके पास था, प्रतिहारास के पास में, तो हो सकता है कि वो धारा वाली कैपिटल इनकी रही हो। सो मुंजा उज्जैन पे कॉन्क्वेस्ट करते हैं। उज्जैन उस टाइम पर प्रतिहारास के पास है। सो ये कहा जाता है कि इन्होंने प्रतिहारास को हराया। हो सकता है कि ये जो हारा है, हो सकता है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिस्टोरियन ने यही वर्ड लिखे हैं, कंफर्म नहीं लिखा है, कि विजयपाल नाम का गुर्जर प्रतिहारा राजा था, उसको हराया था और उससे उज्जैन जीता। सो धार से मेवाड़ वापस आए, ईयर ऊपर नीचे हो सकते हैं, और उज्जैन भी ले लिया। अगला है चहमनास, पृथ्वीराज चौहान की जो डायनास्टी है। ये लगातार लड़ाइयाँ हुई इनके साथ में, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, कितनी हुई कंफर्मेशन नहीं है। सिंपल तौर पे लिखा गया है कि वाकपति 2 मुंजा ही इवेंचुअली डिफीटेड चहमनास, और पद्मगुप्ता जो नव शशांक का चरित्र है उसमें लिखते हैं कि इनकी प्रेस के अंदर पूरी एक एंथम लिखी है कि उन्होंने ऐसे ऐसे हराया था। अदर हैंड दूसरी तरफ से ये पता चलता है, एक ग्रांट लेटर है रत्नपाल का 1119 एडी का, उसमें लिखा है, उसको कहते हैं सेवादी ग्रांट लेटर या सेवाड़ी ग्रांट लेटर, शोभित को दिया गया है कि चहमना रूलर जो थे नाडौल के, उन्होंने धारा का कब्जा कर लिया था, धारा पे, धारा नगरी पे, धार के ऊपर कब्जा कर लिया था। लेकिन वहीं एक और चीज़ आती है कि 3 चहमानाज रूलर थे नाडौल के, शोभित, बलिराज और विग्रहपाला, ये तीनों की डेथ 14 साल के अंदर हो जाती है, जबकि वाकपति थ्रोन पर है। तो हो सकता है जो लगातार बैटल चल रही है उसमें 3 राजा मार दिए गए हैं। सो वाकपति राजा के बारे में इसलिए कहा जाता है कि इवेंचुअली इन्होंने चहमनास को हरा दिया था। इसके बाद में एक और चीज़ बोली जाती है कि वाकपति 2 ने माउंट आबू को कैप्चर किया था, और कैप्चर करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये मारवाड़ और किराड़ू नाम के इलाके जो उस टाइम पर हुआ करते थे उनके ऊपर कब्जा करने के लिए, जाने के लिए रास्ता देता था। एक ग्रांट लेटर है विक्रमादित्य 5th का कि वाकपति 2 वॉज द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द हुन्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हुन मंडल हुआ करता था और एक हुन को हराया था। यहाँ पर ये डिस्ट्रॉयर वर्ड यूज़ करते हैं कि हुन मंडल यहाँ ख़त्म कर दिया गया था। ये उस समय पे हुआ हो सकता है कहते हैं, और ये इस वजह से भी कंफर्म होता है कि एक इंस्क्रिप्शन है वाकपति 2 मुंजा का खुद का, उसे गांवरी इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जहाँ पे लिखते हैं कि एक गांव है वनिका जो हुन मंडल में है, ये ब्राह्मण्स को दिया जाता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि हुन्स की टेरिटरी का कुछ एरिया या पूरा एरिया वाकपति 2 मुंजा के पास आ गया हो। इसके बाद ये ईस्ट में जाते हैं और कलचुरी राजा को हरा देते हैं, युवराज 2 को। बट ये लड़ाई जो थी त्रिपुरी के ऊपर, जबलपुर वाले बेल्ट के ऊपर कब्जा करने वाली, ये शॉर्ट लिव थी क्योंकि थोड़े ही समय बाद में जबलपुर वापस आज़ाद हो जाता, त्रिपुरी वापस राजाओं के पास चले जाता, कलचुरी के पास। उदयपुर प्रशस्ति के अंदर लिखा जाता है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि कहाँ पर क्या लिखना है, आपको किस तरह से चार्ट बनाना है। रूलर्स ऑफ लाट, लता भी कहा गया है उसको, कर्नाटका के। चोलाज कहाँ पहुँच गए हम, साउथ पहुँच गए हैं। एंड किंग ऑफ केरला मालाबार कोस्ट, एक्सट्रीम साउथ हम पहुँच गए। यूज्ड टू ऑफर ट्रिब्यूट, इन्हें ट्रिब्यूट भेजा करते थे। नाउ दिस डज नॉट मीन कि इन्होंने हरा दिया था। इट मे मीन कि उनको किसी जगह पे मदद की ज़रूरत रही हो और उन्होंने इनसे मदद मांगने के लिए ट्रिब्यूट भेजी हो, या किसी और वजह से ट्रिब्यूट भेजी हो। इट डज नॉट प्योरली शो कि उन्होंने कॉन्क्वेस्ट वहाँ तक की थी, बट हाँ ये ज़रूर बताता है कि इनका महत्व था, ही वॉज सिग्निफिकेंट एट द टाइम। अब इसके बाद में वाकपति चोलाज और केरलाज तक नहीं पहुँच सकते थे उस टाइम पर। यह हिस्ट्री लिखती है कि यह एग्जैजरेटेड फैक्ट हो सकता है, पॉसिबली उन्होंने मदद मांगी हो, ये हिस्टोरियंस खुद लिख रहे हैं।
परमारा खोट्टिगा, मतलब जब हार जाते हैं इनके पास में, स्टार्टिंग में जब हमने बात करी थी परमाराज ने खोट्टिगास को हरा दिया। डिफीट ऑफ परमारा, ये गलत लिख दिया मैंने, खोट्टिगा की डिफीट आएगी, बाय परमारा आएगा, ट्रांसलेशन मिस्टेक्स, इसलिए फर्स्ट वर्जन है ट्रांसलेशन का। एंड मान्यखेत को डिस्ट्रॉय किया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। इस एरिया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तैलप, जिसका नाम हमारा बड़ा सुन रहे हैं हम, चालुक्यास का। तो वाकपति को अब जाना पड़ता है और तैलप से लड़ना पड़ता है। अब जब ये तैलप से लड़ रहे हैं तो तुम क्या कर रहे थे अभी तक? एंड थैंक यू वो सर्च करने के लिए। इट वॉज अ प्राइम क्वेश्चन कि उसको मिस क्यों किया गया। एक नाम को हाईलाइट करा, एक नाम को छुपा दिया गया। यस, वो क्लियर कट शो कर रहा है ना अगेंस्ट। एनीहाउ कमिंग बैक, सो मान्यखेत का इलाका, मतलब मान्यखेत पे जब कब्जा कर लिया था इन्होंने, और उसके बाद में फिर तैलप टू इसके ऊपर कॉन्क्वेस्ट करता है, वहाँ पे कब्जा कर लेता है। तो वाकपति टू मुंजा को उनसे लड़ने जाना पड़ता है, साउथ इंडिया। जब ये लड़ने जाते हैं तो कहा जाता है कई सालों तक इनकी लड़ाइयाँ चली। मेरुतुंग की एक किताब है प्रबंध चिंतामणि, वो लिखती है कि तैलप टू वाकपति टू मुंजा से कई बार हारे। फिर वाकपति गोदावरी नदी को क्रॉस करते हैं और चालुक्य एम्पायर पर पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, कब्जे में ले लिया जाता है। अल्टीमेटली तैलप टू उनकी हत्या करवा देता है। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय तैलप टू की भी उसी साल मृत्यु हो जाती है। सो कॉन्क्वेस्ट इस तरह से चली। अब इनके बारे में मुंजा क्यों इंपॉर्टेंट है वो लिटरेचर में समझ में आएगा या आर्किटेक्चर में समझ में आएगा। अभी तो हम डायनास्टीज को पढ़ लें, ताकि एक डायनास्टी का एक ऑर्डर आप लिख लें। सबसे पहला कॉलम आज तैयार कीजिए, ये आज का ही काम है। पहला कॉलम इतना सॉलिड तैयार होना चाहिए कि मेंस के अंदर इनमें से किसी का भी 3 मार्कर आया तो योर ओपनिंग इज रेडी। वही 5 मार्कर में आपकी ओपनिंग बनना चाहिए। 3 मार्कर इस तरह का होना चाहिए कि अगर 5 मार्कर में कोई चीज़ आती है तो 3 मार्कर की ओपनिंग बनेगी। तो हर एक राजा की ओपनिंग नहीं लिखना है हमें उसके बारे में लिखना है कि क्या नंबर है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या बेस्ट रूलर है, व्हाट ही इज़ बेस्ट नोन फॉर। शी कोई नहीं है, व्हाट ही इज़ बेस्ट नोन फॉर ये पार्ट आना चाहिए, इसके टाइटल्स आना चाहिए, राजा, टाइम पीरियड। सबका टाइम पीरियड नहीं मिलता तो अज्यूम्ड है, कई किताबों में अलग अलग मिल सकता है, इसलिए डोंट वरी, यहाँ पे सर्टेनिटी की ज़रूरत नहीं है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस कम है हमारे पास। वाकपति की जब डेथ हो गई तो इनके बारे में, ही वॉज अ वेरी ग्रेट स्कॉलर। वाकपति मुंजा एक पोएट थे, बड़े पोएट थे और बड़े पैट्रोनाइज करने वाले। परमाराज जो अभी मैंने पढ़ा है, दे रियली डिड अ फेनोमेनल वर्क इन लिटरेचर, फेनोमेनल वर्क इन लिटरेचर। इन्हें जैसे अकबर के बारे में कहा जाता है मुगल डायनास्टी में कि सबसे ज़्यादा एम्फेसिस लिटरेचर पे था, कंस्ट्रक्शन था उनका, लिटरेचर और कंस्ट्रक्शन इस पूरी डायनास्टी में मिलता है। चंदेलाज उधर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, परमार इधर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एंड दैट वाज अ टाइम पीरियड ऑफ पैट्रोनेज, जो भले ही लड़ाइयाँ चल रही हैं, भले ही झगड़ा चल रहा है, सारे राजाओं ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम किया इन लोगों ने। सो मुंजा से ये काम शुरू होता है। इनके टाइम पर काफ़ी सारे स्कॉलर्स थे, कोर्ट पोएट्स थे, धनंजय भट्टा हालायुद्धा, धनिका पद्मगुप्ता, और इन्होंने धार में एक लेख बनाई थी जिसका नाम है मुंज सागर। ये कहा जाता है कि वाकपति टू मुंज की औलाद नहीं थी, औलाद की तो हो सकता है, पुत्र ना हो, तो इन्होंने अपने भतीजे को, भोज को, युवराज का टाइटल दिया हुआ था, लेकिन भोज सक्सीड नहीं करते। कुछ किताबों में लिखा गया है कि भोज डायरेक्ट सक्सेसर है मुंज के, कुछ किताबों में नहीं लिखा। सो जो किताब हम फॉलो कर रहे हैं अभी, दैट इज़ मध्य प्रदेश का इतिहास, एंशियंट है वो, है ना, मेडिवल में ये नहीं है। एंशियंट वाला पार्ट है, 3 सेट हैं उसके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और आई थिंक 700-800 हज़ार पेजेस की किताबें हैं, है ना, रफली 600-700 कितने पेज मेडिवल ही तो है, तुम लाइन दीजिए। सो उसमें से ये पार्ट श्रिंक किया है मैंने, और इंग्लिश मीडियम में नहीं है, इसलिए इसको इंग्लिश में बहुत क्रूड नोट्स हैं, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, वर्ड मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि इनको अभी फाइनलाइज नहीं करा है। दे दूं ताकि तुम इसका प्रोसेस करना चालू करो। चार्ट बनाना है, पहला कॉलम बनाना है, पहले कॉलम के अंदर आप रफ में बनाएंगे, फेयर नहीं करेंगे, रफ में बनाएंगे, फेयर बिल्कुल नहीं करना है। रफ किस तरह से होगा कि सबसे पहली चीज़ बीच वाली लाइन में, इसको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे दे देता हूं मैं आपको कि 3 मार्कर हम हर एक नहीं बना सकते, हमें फैक्ट इसलिए याद करने कि प्री में हमारा फैक्ट कंप्लीट हो। सेकंड चीज़ होती है वो फैक्ट्स का एक ऑर्डर होना चाहिए जो 3 मार्कर का ओपनिंग बना सके, या 3 मार्कर के अंदर हम मिनिमम यूज़ कर सकें। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, 3 बस। पहली चीज़ होती है द किंग, उसका कौन सा नाम था, राजा, और उसी के साथ में कब से कब तक था, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके पहले लिखना है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे आप अपना जानो। ये मेरा प्रिंसिपल है जिसको मैं फॉलो करता हूं, ताकि 3 मार्कर अपने आप बनेगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद फिर दूसरे टाइटल्स लिखना है। वाई? पहले की तारीख के अंदर हम लोगों के पास स्पेस की कमी नहीं होती थी, तो हम 2-3 टाइटल्स तक लिख देते थे। अब हमारे पास सिर्फ 10 शब्द हैं लिखने को 3 मार्कर में, सो हम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइटल्स का ही यूज़ करेंगे, और वो टाइटल्स का यूज़ करेंगे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं।
कुछ का टाइटल 3 वर्ड का है जो अपने आप में सब कुछ बोलता है, तो उन जगहों पर इन्हीं परमार्स के राजाओं में हम 3 का लिख सकते हैं। ये हो गया स्टार्ट। इसके बाद में आपको लिखना है व्हाट ही इज बेस्ट नोन फॉर। सबसे ज्यादा, जैसे ही नाम बोला जाए आपके दिमाग में उसकी क्या इमेज बनती है? भोजा द ग्रेट, ग्रेट नाम आता है। मुंजा अगेन एक ग्रेट है, तो इनकी इमेज क्या बनती है? दैट इज नोन फॉर। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। यही फर्स्ट कॉलम है और इसी चीज को आप वर्ड्स में लिख देंगे। आप सेंटेंस इन्हीं को जिनको आपको प्री में रटना है, यही एज इट इज अगर आपने लिख दिया, आपका 3 मार्कर डन है। ये नहीं लिखा अभी, वहां आप प्रैक्टिस कर लेना जब आपको मेंस देना हो। एंड इट्स लेंदी, इट इज इन डीप एंड इट इज लेंदी। सिंपल रीजन है क्योंकि भले ही आप कितने ही पढ़े लिखे हो, भले ही आपने 10 PhD दी हो, बहुत कम लोग हैं जो इस डेप्थ के अंदर रीजनल डायनास्टीज को कवर किए हुए हैं। बहुत कम, आई कैन से 99 पॉइंट समथिंग % लोगों की ये डेप्थ में तैयारी नहीं है, खासतौर पे MP की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि जितनी किताबें वो बहुत ब्रीफ में देती हैं और क्वेश्चंस ब्रीफ में नहीं आ रहे। तो दैट इज़ अ वार्निंग, यू स्टार्ट इट टुडे। आज यहाँ इसीलिए रोकूंगा कि आज का काम करना है। ये पहला कॉलम है, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम के अंदर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर करते हैं, लेकिन इसको अभी हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ आपको दूसरा काम करना है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहीं दिखता है किसी राजा का खास, जो एडमिनिस्ट्रेशन छोटे से ब्रीफ में मैं दूंगा, हालांकि वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको, वो सबका कलेक्टिव आता है। सो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आप काम बाद में कर लेना। सेकंड वाले के अंदर आप इसकी टेरिटरीज लिख सकते हो या वॉर्स एंड बैटल्स विद लिख सकते हो। सेकंड कॉलम के अंदर यहाँ थोड़ा सा पलट रहा हूँ क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर अभी मैंने आपका तैयार नहीं किया, या आप अभी मत करो काम, वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पहले लेकर ही करना है। तो आप पहला कॉलम बस बनाओ और उसको घोटा लगाओ कि कौन किसके बाद हुआ। और जब भी ट्रांसमिशन होता है, एक राजा के बाद दूसरा राजा आता है, तो एक लाइन हम खींचते हैं। वो लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने यहाँ पर किंग 1 लिखा, दैट इज वाकपति 2 मुंजा लिखा, इसके बाद में आप लिख रहे हो भोजा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन अपने आप में कहती है कि भोजा राजा बना कैसे। तो रिलेशनशिप आती है, या तो पुत्र होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या और कोई रिलेशन है, या किसी की मदद के साथ राजा बना। तो ये कई बार पता चलता है और वो इंपॉर्टेंट होता है। और 3 मार्कर में जो वो इंपॉर्टेंस होती है, वो सेकंड लाइन या थर्ड लाइन डेप्थ की इंपॉर्टेंस होती है। जनरली PSC के अंदर लोग यहीं पे रुक जाते हैं, प्री के नॉलेज पे कोशिश करते हैं कि हम मेंस में अच्छे नंबर लाएंगे, नहीं आएंगे। रीजन सिंपल है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, मेजॉरिटी यही काम कर रही है मेंस वाली, तो एवरेजिंग होगी। और जब सब एक जैसा लिखते हैं, तो अगर 5 नंबर में से सामने वाला 3 अच्छे नंबर मान के चल रहा है, तो आपको 2 से अधिक नहीं देगा। ये कड़वी सच्चाई है। हमें 4 नंबर लाने, हमें 5 में से 5 का प्रयास नहीं करना, हमें 5 में से 4 लाने ही लाने हैं। और उसका जो प्रयास होगा उसमें कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। 3 नंबर आप अच्छे से लिख दोगे, मिल जाएंगे, मिल सकते हैं। 4 लाना है, कंक्रीट होना चाहिए काम, और कोशिश यही होना चाहिए कि 4 लाएं। रीजन सिंपल है, पूरी हिस्ट्री के पार्ट में आप मॉडर्न से टक्कर नहीं ले सकते। मॉडर्न, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने जो आज 45 साल का है, लेट अस इमेजिन 40, 44, 43, 44 साल का है, 45 साल तक एक अफसर अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। और उसने अपना पहला एग्जाम दिया था 19 साल की एज में। 19 साल से आप एग्जाम दे सकते थे, CSP के लिए आप एलिजिबल थे, वर्दीधारी पोस्ट के लिए। अब नहीं है, अब 21 कर दिया। तो वो उतने साल पहले, आप इतने साल का उसके पास एक्सपीरियंस, उसको हर चीज़ रटी हुई है, आप उसको कंपीट करने जा रहे हो, तो कोशिश करो कि अपने आप को उस लेवल पे ले आओ कि हाँ आप कंपीट करके हिला दो। आपका नॉलेज सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि मुझे आता है, हमारा नॉलेज इस लेवल का होना चाहिए, क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली, कि आप लोग उनको कंपीट कर सके जो कई सालों से कंपिटेंस में। मेंस वो है। प्री के अंदर तो वो तो ये मान के चलते कि हमारी निकल रही है, इस बार नहीं निकली बात अलग है, इस बार बहुतों की नहीं निकली है। लेकिन मेंस के अंदर तो उन्हें कॉन्फिडेंस रहता है कि हम इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं। वो इंप्रूव नहीं कर पाते क्योंकि नौकरी उन्हें इंप्रूव नहीं करने देती, नौकरी उनको बिल्कुल काम नहीं करने का, पढ़ने का मौका नहीं देती। देती है क्या? कितनी रोती है वो? खैर ठीक है, तो बोलो शांत रहे, बस दान दक्षिणा देती रहे। ओके, सो अब हमारे पास जो सिंधु राजा बनते हैं, मुंजा के बाद सिंधु राजा, ये हर जगह पे नहीं दिया गया है। ये मुंजा के भाई हैं, और जो लास्ट में लड़ाई हारे थे ये लोग टैलप 2 के साथ में, और टैलप 2 भी उसी साल मर जाता है। तो ये जाते हैं और ये उसको वापस ऑक्यूपाई करते हैं, अपरांता। और साथ ही साथ में हुना मंडल वाला जो काम अभी आया था कि हुनों को हराया था, यहाँ पर भी ये हुन को हराते हैं, अपरांता नाम का एरिया जीतते हैं। एंड अप्रॉक्सीमेटली एट 1000 AD, जिस टाइम पे गजनी चालू हो रहा है, उस टाइम इनकी डेथ हो जाती है। नव शशांक का चरित्र सिंधु राजा के मराइटल रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है कि उनकी शादी हुई थी शशि प्रभा नाम की एक कन्या से, जो नाग राजा शंखपाल की पुत्री थी। अब ये किधर है? तो ये नर्मदा की टेरिटरीज के साउथ में कहीं पर थे। नव शशांक का नाम है, नवीन शशांक, कुमार नारायण, मालविका रिगांक, अवंती तिलक, अवंतीश्वरा, परमार महाभृत, मालवराज, इतने टाइटल हैं इनके। सिंधुराज असली नाम है। ये सक्सीड करते हैं परमार थ्रोन को। वाकपति 2 को, जो इनके पहले थे, इनके बड़े भैया,
इनको ज़्यादा अफेक्शन हुआ करता था भोज से, जिसको उन्होंने टाइटल दे रखा था युवराज का। और नव शशांक का चरित्र के अंदर इनके बारे में बहुत लंबा चौड़ा डिटेल दिया गया है। तो अगर किताब का नाम पूछ लेंगे वो कि नव शशांक चरित्र किसके बारे में डिटेल में बात करती है, तो इनका नाम आएगा। कुंटल्स वाकपति 2 के एनिमीज थे। सिंधुराज साउथ इंडिया पहुंचता है और वापस से टेरिटरीज को अक्वायर करना चालू करता है, कुंटल की टेरिटरीज को। और मराठा कंट्री जो मॉडर्न मराठा है, दैट इज उस पूरे बेल्ट को ये अक्वायर करते हैं और नॉर्दर्न कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट्स को अक्वायर करते हैं। पेज नंबर 4 लास्ट। देन इस टाइम पर ये चालुक्यास के अंडर में टेरिटरी चली गई थी, जो तेलप्पु ने कब्जे में ले लिया था। और तेलप्पु का इस टाइम पे बालक राज कर रहा है सत्याश्रया, और इसको ये हराते हैं। और उस टाइम पे सत्याश्रय जो है वो चोल राजा के साथ भिड़ा हुआ है, राजा राजा, ये बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं। इसी टाइम पर उदयपुर प्रशस्ति दैट इज उदयपुर इंस्क्रिप्शन। उदयपुर, एक वार्निंग, उदयपुर इज नॉट दैट उदयपुर दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान। क्यों? उस टाइम पर वो शहर उदयपुर नहीं है। उदयपुर बहुत बाद में बनेगा, अभी उदयपुर नहीं बना है वो। उदयपुर की फाउंडेशन कब है? मुगलों के टाइम पर है, मुगलों के टाइम पर है। और मुगल अभी नहीं आया, अभी तो यार दिल्ली डायनास्टी भी नहीं बनी है, अभी तो गजनी आएगा। तो हम वो ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। वो ट्रांजिशन का टाइम पीरियड जब गजनी आया था, लास्ट में 999 के बाद में आना चालू होता है, 1026-27 तक काम करता है। उसके बाद में फिर हम कब आ जाते हैं? 1191। ये जो बीच का स्पेस है, तब इन लोगों की आपस में ढेर सारी लड़ाई झगड़ाएँ हो रहे हैं। सो उदयपुर इज़ लोकेटेड इन विदिशा डिस्ट्रिक्ट एट प्रेजेंट। ये वो उदयपुर है जिस उदयपुर स्टेट के बारे में हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कि कर्जन नहीं, डलहौजी ने उदयपुर जपा था, सतारा उदयपुर। तो ये वो उदयपुर स्टेट है एमपी का। और नव शशांक चरित्र, उदयपुर प्रशस्ति और नव शशांक चरित्र, ये दोनों बोलते हैं कि सियाक 2 के टाइम से सिंधु राज की फाइनल विक्ट्री जो हुई थी हुन की, वो इस टाइम पे होगी। पद्मगुप्ता जिन्होंने किताब लिखी है नव शशांक चरित्र, ये बागड़ के ऊपर बोलते हैं कि बागड़ को इन्होंने कब्जे में लिया था ना। बागड़ उस टाइम का मॉडर्न बांसवाड़ा है, राजस्थान का। और ये उस टाइम पर डंबर या डांबर नाम के एक राजा के अंडर में हुआ करता था, और डांबर भी परमाराज की ही एक ब्रांच थी। इनको उन्होंने कब्जे में ले लिया था। और उस टाइम पर चंडका या चांडका ये इनके कंटेम्प्रेरी थे सिंधुराज के। अब नव शशांक चरित्र के अंदर कई, बेसिकली नव शशांक चरित्र को ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं बोलते हैं हिस्टोरियंस, ये बोलते हैं कि ये लेजेंडरी किताब है, ये प्रशंसा में लिखी गई है। तो इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो महाभारत से लिखे गए हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे लगते हैं जो इमेजिनरी हैं। सो इसके ऊपर पूरी तरह से ये विश्वास नहीं करते हैं हिस्टोरियंस। खैर एनीहाउ, सो सिंधुराज की जो कॉन्क्वेस्ट है यहाँ डिपिक्ट की है उसमें एक है कोसल। ना कोसल के बारे में, कोसल स्टेट 2 हिस्सों में बटा हुआ था, बड़ा कौशल था। सो यहाँ मॉडर्न छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में बात हो रही है। और इस टाइम पर जो राजा थे वहाँ वो कलिंग राजा कहलाते थे, और शायद कहते हैं कि कोक्कला फर्स्ट के भाई थे। मिराशी एक हिस्टोरियन हैं, वो ये बोलते हैं कि यहाँ जो राजा हराया गया बताते हैं सिंधु राजा के द्वारा, ये प्रोबेबली कलिंगा राज थे कलचुरी। ये रतनपुर इंस्क्रिप्शन से निकाल के बताते हैं। रिसेंट रिसर्चेस ये बोलती हैं कि जो राजा हराया गया था वो सोमवंशी यायाति था, महाशिव गुप्ता। इसलिए ये कंट्रोवर्सी में जाएगा, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना कम है प्री में। दैट इज एन इलाबोरेशन। सिंधुराज या सिंधु राजा, इन्होंने लता के राजाओं को या लाट के राजाओं को हराया था, और हराने के बाद अपना फ्यूडल लॉर्ड बना दिया था। यहाँ से ये अपरांता आए थे, अपरांता से इन्होंने सिलाहार डायनास्टी को हराया था। और ये कहा जाता है कि प्रोबेबली ये वहाँ तक क्यों गए थे साउथ में, क्योंकि इनको अरी केसरिन केसी देवा की मदद करनी थी, जो अपने भाई के साथ सिंहासन हथियाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। और इसकी वजह से इनका कोंकण बेल्ट पे कब्जा हो जाता है। घाट बेल्ट प्रोबेबली पहाड़ों के अंदर कितना क्रॉस करा पता नहीं। नव शशांक चरित्र फिर आगे बोलते हैं कि सिंधुराज ने आगे बढ़कर मुराल कंट्री को जीता था, जो केरला कहलाती है। ये हिस्टोरियन बोलते हैं कि सस्पिशियस है किताब के अंदर। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पोएट हैं वो नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं कि रास्ते में नर्मदा नदी पड़ी थी, और वहाँ पर क्रॉस करने के बाद उनको 2 राजा मिले थे, बजरंकुश और शंखपाल, साउथ ऑफ नर्मदा। अब नर्मदा बहुत लंबी चौड़ी नदी है, तो उसके साउथ में जाना मतलब गुजरात भी हो सकता है, महाराष्ट्र भी हो सकता है, एमपी का पार्ट भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, इनफैक्ट एनीथिंग। सो शंखपाल के बारे में कहा जाता है वो नाग राजा थे, जो चक्रकोट बस्तर के राजा थे, और उस टाइम पर उन्हें भोगवती का लॉर्ड कहा जाता था। बड़नगर प्रशस्ति है 1151 एडी की, ये कहती है कि चामुंडा राजा की फोर्सेस को देखकर शोणीपति सिंधु राजा की फोर्सेस भाग गईं। यहाँ पर एक और टाइटल आया शोणीपति। सिंधु राजा की फोर्सेस भाग गईं और उनकी जो प्रेस्टीज थी वो धूमिल हो गई। यहाँ पर ओझा नाम के हिस्टोरियन लिखते हैं कि सिंधु राजा की डेथ हो जाती है चामुंडा राजा की बैटल में, चामुंडा राजा के साथ बैटल करते हुए।
जो कंफर्म करते हैं कुमारपाल चरित की किताब से। ये सोर्स को निकाल के बोलते हैं कि यहाँ उनकी डेथ हो गई, लेकिन दूसरे जो स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं, सिंधु राजा की डेथ यहाँ नहीं हुई थी, सिंधु राजा बाद में कहीं मरे, तो कहाँ मरे कैसे हुआ वो नहीं पता है। सो एंड इज डिस्प्यूटेड कि इनकी डेथ कैसे हुई। इन्होंने अपने कोर्ट में पद्मगुप्ता नाम के ऑथर को पैट्रोनाइज किया था, जिन्होंने इसकी प्रेज में लिखी है नव शशांका चरित। तो नव शशांक चरित किसके कोर्ट में है? पद्मगुप्ता के। सो पद्मगुप्ता के पहले वाले राजाओं के बारे में तो 100% मिलेगा, इनके बाद वाले राजाओं में हो सकता है मिले। सो हमको किताब पकड़ना पड़ती है कि कौन सा ऑथर किस टाइम पर है, उसके ऊपर वाली हिस्ट्री मिल सकती है, उसके नीचे की एडजॉइनिंग शायद मिल सकती है। इसके बाद आते हैं भोजा। भोजा द ग्रेट, द भोजा फर्स्ट 1000 से 1055 एडी तक राज है, काफी लंबा टाइम पीरियड है। ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है एंड ही वाज अ स्कॉलर एंड ग्रेट कमांडर। एक वर्ड यूज किया जाता है, एक टर्म यूज किया जाता है सोल्जर स्कॉलर बाबर को। आज वो अप्रैल फुल किसने देखा मेरा सुबह वीडियो? किसी ने नहीं देखा, मैं लाइव गया था। तुम लोगों को शर्म नहीं आई कि पहली वीडियो देख लें? हाँ बताओ। मतलब वो एक कंसेप्ट के ऊपर काम किया है। जनरली क्या होता है कि हम लोग मूर्ख बन जाते हैं कहीं पे भी जाके, ईमानदारी से प्रयास करना कोई सिखाता नहीं है कोचिंग वाले। सो वो मूर्ख ना बनो, इसलिए अप्रैल फूल के दिन मैंने ये लिखा है कि द बेस्ट शॉर्टकट या वन शॉर्टकट टू क्लियर एग्जाम। लास्ट में बोला देयर इज नो शॉर्टकट एक्सेप्ट हार्ड वर्क। ये 2011-12 के अंदर मैंने एक इतना बड़ा पेज निकाल के दिया, जैसे तुम लोगों को देता हूँ मटेरियल, वैसे एक मटेरियल बना के दिया था, द शॉर्टकट टू एग्जाम, शॉर्टकट टू क्रैकिंग एग्जाम। उसमें लास्ट लाइन लिखी देयर इज नो शॉर्टकट एक्सेप्ट हार्ड वर्क। उस चीज़ के ऊपर काम किया कि मूर्ख मत बनो। लोग बन जाते हैं, क्या करें, मजबूरी होती है। एनीहाउ सो ही वाज, जो सोल्जर स्कॉलर हम बाबर की बात कर रहे थे उसको बोला गया है इसी तरह का ये सोल्जर स्कॉलर है। सो ही वाज अ ग्रेट कमांडर, फेल्ड टू कॉन्कर एनीथिंग एक्सेप्ट कोंकण। यानी बहुत सारी जगहों पर लड़ाई करी लेकिन कोंकण को इन्होंने जीता, बाकी जगह ये हार गए। और अल्टीमेटली ये हुआ था कि भोज जब मरने वाले थे तो जिनको हराया था उन सब ने इकट्ठा होकर इनके ऊपर अटैक कर दिया था और धारा नगरी तक अटैक हो गया था। सो ही लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ये कह सकते हैं भोज के टाइम पर। सो हर एक राजा जो आस पड़ोसी था सबसे इन्होंने लड़ाई लड़ी है। बहुत सारी किताबें लिखी हैं, फिनोमिनल किताबें लिखी हैं। एक स्कॉलर ने तो इनकी पूरी लिस्ट पब्लिश करी है कि इतनी किताबें इनकी मानी जा सकती हैं। देन इन्होंने एक कॉलेज बनाया था धारा पे, एक नई सिटी बनाई थी भोजपुर, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। शेवाइट हैं ये लोग प्रोमिनेंटली। मेरुतुंगा की प्रबंध चिंतामणि किताब है, बल्लाल की भोज चरित और अबुल फजल की आईन अकबरी। बोले ये कहाँ आ गए यार तुम अबुल फजल में? ये सब बोलते हैं कि भोज इज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मुंज। उसके अंदर इनका नाम नहीं लिया जाता, पहले का सिंधु राजा का इनका नाम नहीं लेते, बागपति टू का डायरेक्ट मुंजा एंड भोज, बट मुंजा, सिंधु राजा एंड भोज। सो भोज के बाद में मतलब इनके बारे में कहा जाता है, जो मेरुतुंगा की ये किताबें हो गई। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कि भोज का और मुंज का रिलेशन क्या था। कुछ लोग बोलते हैं कि ये उनका भतीजा था, बट एनी हाउ जो भी है भोज इज अ किंग। सो साथ ही साथ में अब ये क्या करते हैं, ये आस पड़ोस के जितने बड़े बड़े तगड़े राजा थे उन पर अटैक मारना चालू करते हैं। गंगादेव कलचूरी चेदी और चोला राजा जय सिंह साउथ में। ल भैया कहाँ पहुँच गए? उस टाइम पे वो चोलास साउथ तक नहीं थे, चोलास एक्सपांशन मोड में थे और तैलप 2 के बाद चोलास का कॉन्क्वेस्ट नॉर्थवर्ड हो चुका था। तो चोलास नॉर्थवर्ड आ गए। तो ये मत समझना हमेशा कि वो कैपिटल से ही देखें हम, टेरिटरीज बढ़ती थी श्रिंक होती थी, बढ़ती थी श्रिंक होती थी, तो उससे ऊपर नीचे होता रहता था। अब इन्होंने फर्स्ट फेज के अंदर मतलब इनिशियल फेज के अंदर तो ही वॉज विक्टोरियस, बट लेटर हाफ में इनके डेथ बेड के टाइम पर हालत ख़राब हो गई और सब लोगों ने इनको हरा दिया। इनिशियली मतलब जो लास्ट हुआ था जय सिंह फर्स्ट, मतलब जय सिंह के पुत्र थे सोमेश्वर वन, इन्होंने धार को, उज्जैन को, मांडू को नष्ट कर दिया था। वो बदला लेने आया था, अपने पिताजी को हराया था तुमने बेटा, तो भोजा को मजबूरी में भागना पड़ा था, आग लगा दी थी धारा को, ख़त्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय जिसे कहते हैं। सो सदर्न कैंपेन से शुरू करें तो भोजा सबसे पहले इंद्ररथ को हराते हैं, जो आदिनगर के राजा थे। मॉडर्न मुखलिंगम गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, कहाँ गया भैया? ओडिशा कहाँ है? ईस्ट, नॉट साउथ ईस्ट, ईस्ट में, एमपी के ईस्ट में, ओडिशा ईस्ट में। तो ईस्ट पहुंचे, ये वहाँ हराया। अब जब यहाँ हराया तो इन्होंने मदद ली थी राजेंद्र चोला की, तो 2 फोर्सेस गई और उन्होंने वहाँ हरा दिया। चोला साउथ में है, उनकी बॉर्डर एडजॉइनिंग है, बोले अपन दोनों मिल लेंगे, दोनों मिलके लड़ेंगे। फिर इसके बाद में भोज की आर्मीज वेस्ट कोस्ट आती हैं और लाट के राजा कीर्तिराज को हराती हैं। और ये पता चलता है कीर्तिराज का एक सूरत ग्रांट लेटर है उससे 1018 का, कि उसके पिताजी गोपीराज वॉज डिफीटेड बाय भोज के फादर सिंधुराज। यहाँ से पता चलता है भोज के पिताजी सिंधुराज थे, उन्होंने राज किया था। तो सिंधुराज की कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं। क्या बोल रहा है वो कि भोज के पिताजी सिंधुराज ने मेरे पिताजी को हराया था, इसलिए मैं सरेंडर कर गया।
मैं क्यों हारा? क्योंकि मेरे पिताजी लोग हारे थे, मेरे में कोई दम, मतलब मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। तो लोग इस तरह से लिखते हैं, अपनी कमी को कभी नहीं दर्शाते। राजाओं की प्रशस्ति जब भी लिखी जाती है तो उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जाता हिस्ट्री के अंदर। सो ये उन्होंने लिखा था, ड्यू टू विच कीर्तिराज सरेंडर अंडर प्रेशर। और यही चीज का एक और इंस्क्रिप्शन मिलता है त्रिलोचन पाल का, वो कीर्तिराज का ग्रैंडसन था, वो भी यही चीज बोलता है। उदयपुर प्रशस्ति ये भी बोलती है कि भोजा की विक्ट्री हुई थी लात के ऊपर, लता के ऊपर। 1020 में भोज कोंकण के ऊपर कब्जा करते हैं और यहाँ पे सिलाहार केसी देवा को हरा देते हैं। अब यही नाम हमने पहले भी देखा, केसी देवा। क्या देखा था? सिंधु राजा प्रोबेबली डिफीटेड द रूलर्स ऑफ लात, जो अभी यहाँ नाम आया वो कंटिन्यूम में चल रही लड़ाई। क्यों? क्योंकि हेल्प अरी केसरिन केसी देवा, भाइयों के बीच में लड़ाई चल रही थी इसलिए। तो यहाँ पर वो आता है उन्हीं केसी देवा को जिनके लिए इनके पिताजी गए थे लड़ने, इनको ये हराता है और उनकी टेरिटरीज को अब अपनी टेरिटरीज में मर्ज कर लेता है। सो अकेला भोज का ये कॉन्क्वेस्ट नहीं है, इसके अंदर सिंधु राज की कंटिन्यूटी मिलती है, इनके पिताजी की कंटिन्यूटी मिलती है कि पहले उन्होंने अटैक किया था, उन्होंने वहां पे विक्ट्री दिलाई थी, चलो तुम हमारे वसा लो, अब हमने अनेक्स कर लिया। पूरा एरिया जो पुरानी चालुक्य डायनास्टी का होता है वो कीर्तिराज के पास था, तो वहां से ये भोजा की कॉन्क्वेस्ट में खत्म हो जाता है और ये पूरा टेरिटरी इसके पास आ जाती है। इन विक्ट्रीज के बाद में भोजा 2 ग्रांट लेटर इश्यू करते हैं। पहला ग्रांट लेटर है बांसवाड़ा कॉपर प्लेट, 3 जनवरी 1020 का है, और हमारे पास अब बचा नहीं है डेटा, बस जितना है आज खत्म करेंगे। मैडम कहाँ है हमारी दान देने वाली? कुछ खबर नहीं। ओके। और दूसरा है बेटमा का कॉपर प्लेट जो सितंबर 1020 का है। इन विक्ट्रीज के बाद में, चलो ऊपर वाला भी सिग्नल नहीं मिलेगा आपको सदर्न कैंपेन बंद हो जाता है और नॉर्दर्न कैंपेन चालू होता है। अब ये बंद क्यों होता है? ये वो टाइम पीरियड है जब गजनी बवाल मचाया हुआ है इंडिया के अंदर, जगह जगह अटैक्स हो रहे हैं। तो हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हमें नहीं मिलता कि भोज की डायरेक्ट कहीं भिड़ंत हुई हो गजनी के साथ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भोज ने अपनी फोर्सेस भेजी हो गजनी के साथ, गजनी से लड़ने के लिए दूसरों के साथ। ये चंदेलास गए थे और फाइनली जो मतलब काफ़ी चंदेलास के अंदर पढ़ेंगे गजनी का, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहा वहाँ, डायरेक्ट लड़ाइयाँ हुई हैं वहाँ पे। गजनी ने इसको टाइटल भी दिया था चंदेलास को राजा बना के, और चंदेला राजाओं ने उनकी प्रशस्ति के अंदर एक कविता पढ़ी थी जिसे कहा जाता है फर्स्ट पोएम इन हिंदी, वो मिलती नहीं है हिस्ट्री के अंदर। सो यहाँ बहुत सारे टाइम है, सोमनाथ तक गजनी पहुँच जाएगा जहाँ के राजा थे चालुक्य भीमावन, जो भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के। और जब ये लौट रहा था सोमनाथ से तो इसने अपना रास्ता बदल दिया था गजनी का, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। तो ये कहा जाता है कि क्यों बदला, तो ही मे फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द ग्रेट इंडियन रूलर परमदेव, हो सकता है ये परमार भोजा की बात हो, बट नाम लिखा है परमदेव। सो नॉर्दर्न कैंपेन चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नरवर वाला बेल्ट है, ग्वालियर वाला बेल्ट है, यहाँ पर इस टाइम पे कच्छप घाट डायनास्टी राज कर रही है। इनके साथ मिलकर ये इधर उधर फैलना चालू होते हैं, चंदेलास के ऊपर भी अटैक करते हैं, प्रोबेबली कह नहीं सकते कि कर रहे हैं। इसी टाइम पे कन्नौज के अंदर राष्ट्रकूटास के ब्रांच है, उसको ये अटैक करते हैं, वहाँ अनसक्सेसफुल रहते हैं। विद्याधर राजा हैं चंदेलास के, इनके बारे में हमें एग्जैक्ट नहीं मिलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन महोबा के अंदर एक फ्रेगमेंट्री इंस्क्रिप्शन है, पूरा इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता, टूटा हुआ इंस्क्रिप्शन है जो ये बताता है कि भोज देवी और कलचुरी चंद्र, यानी कलचुरी त्रिपुरी के, भोज मालवा के, ये दोनों वर्शिप करते हैं विद्याधर चंदेल की, यानी विद्याधर सुपीरियर है इन तीनों के अंदर। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि विद्याधर जब लड़ने गया था गजनी में तो इनकी फोर्सेस साथ में गई हों, और विद्याधर ने ही कन्नौज के जो राजा भाग गया था उसकी हत्या करवाई थी। बोले तू कैसे भाग गया, गजनी से लड़ा, वो वाला काम था। तो मिराशी इस ओपिनियन में है, और उसी तरह से गांगुली साहब ये लिखते हैं कि भोज ने चंदेला राजा के ऊपर अटैक किया था मगर उसके फेवर में नहीं हुआ। तो वट एवर द केस में भी इनके बीच की लड़ाइयों के बारे में कुछ पता नहीं चलता, रिलेशंस के बारे में पता नहीं चलता, बट हाँ एनिमोसिटी थी, लड़ाइयाँ होती रही। जयनाक की पृथ्वीराज विजय, इसमें भी लिखा जाता है कि भोज ने शाकंभरी प्रदेश के ऊपर राज करने की कोशिश करी थी और चौहाना राजा थे वीर्य राम, उनको हरा के सरेंडर करवा दिया था। इन्होंने नाडोल, जो पहले भी राजा लड़ चुके हैं, नाडोल के ऊपर कब्जा किया था और वहां के चहमनास को भी हरा दिया था। भोज ने जब इनको हराया था तो इसमें मदद ली थी सुरादित्य नाम की बंदे से, और ये एविडेंस मिलता है तिलकवाड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। सुरादित्य ने एक राजा को हराया था जिसका नाम था शाहवाहन, तो हो सकता है ये चहमानाज हो सकता है ना हो, तो एग्जैक्ट लिटरेरी ट्रांसलेशन वाला काम है। बट डीसी गांगुली का ये कहते हैं कि किसकी वजह से हराया, किसके साथ में हराया, तो जिस टाइटल का नाम, जो टाइटल यूज करा है कि उसको हराया, इसके खिलाफ डायरेक्ट नाम नहीं लिखे गए हैं। जो आज भी हम पीएससी के अंदर आंसर लिखते हैं हम डायरेक्ट नाम नहीं लिखते हैं, हम चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है, इनका ये कहना है, हम नाम नहीं डालते। तो वहां पर भी यही काम हो रहा है। तो इसमें जो टाइटल यूज किया गया है वो बड़ा शानदार यूज किया है, परम भट्टारका महाराजा धीराजा परमेश्वरा साली वाहना देव, ये भोज का टाइटल है। सो भोज के टाइटल के अगेंस्ट में उस बंदे को हराया था। सो प्रोबेबली भोज ने उसको हरा दिया हो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, बट तिलकवाड़ा के अंदर साहवाना जो है वो चहमनास का नाम आता है। सो परमराज के अथॉरिटी शाकंभरी प्रदेश में हो जाती है, एक छोटे टाइम के लिए थी। चहमनास का एक सामंत था, सामंत इन्हें आप बोल सकते हो, क्या बोलते हैं सामंत को, फ्यूडल था, आदिल नाम का,
ये नाडोल पे अटैक करता है और वहाँ की जो परमारा आर्मी थी उसको हरा देता है। यहाँ पर एक जनरल हुआ करते थे भोज के, साध, इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हेमचंद्र लिखते हैं कि भीमा वन, जो भीमा भागा था, उसके साथ में इनकी फ्रेंडशिप रहती थी, बट बाद में राजा भोज को लगा कि चलो इसको भी हराएं, तो इन्होंने प्रिपरेशन करना चालू करी गुजरात पर अटैक करने की, भीमा के ऊपर। भीमा को खबर लग गई। भीमा को जैसे ही खबर लगी तो उन्होंने एक एम्बेसडर भेजा जिसका नाम था डामर। भोज एक डंबर है, डांबर बांसवाड़ा का राजा, और ये गुजरात से आने वाले हैं, जो एम्बेसडर हैं गुजरात के, कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहे। सो रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। इसी टाइम पर मेरुतुंग लिखते हैं कि भीमा इंडस नदी की तरफ पे फोकस किया हुआ है, क्योंकि गजनी अटैक करता था उधर से और वहाँ वॉर्स और बैटल्स की प्रिपरेशन कर रहा है। इस टाइम पर भोज को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और अपनी आर्मी भेजते हैं जनरल कुलचंद्र के अंडर में, और गुजरात को लूट लेते हैं। इन्हें ये जो लूट करी गई है, किताब में लिखा, मैंने वो लाइनें हटा दी हैं यहाँ से, उस लूट के बारे में किंवदंतियाँ चली, लेजेंड चले हैं, उसके ऊपर सिमिलीज बन गई कि ऐसा हराया जैसे वैसा। इतना खतरनाक तरीके से हराया था और वहाँ जाकर जलील भी किया, बेइज्जत भी करा। बेइज्जत ज़्यादा करते थे ये लोग, मारते कम थे। बोले चलो जयपत्र दो, यानी कौड़ियाँ फैला देना। कौड़ियाँ उस टाइम में बहुत बुरा माना जाता था। महल के दरवाजे के सामने कौड़ियाँ फैला दी थी इनकी आर्मी ने, और उसके फोर्स करा था कि भैया तुम लिख के दो कि हम हार गए, तो उसे कहते हैं जयपत्र। तो इट वॉज काइंड ऑफ अ ट्रीटी कि हम हार गए। सो जयपत्र लेकर आया था यहाँ से। हो सकता है मेरे तुम सही नहीं लिखते हो, वट एवर। विक्ट्री ऑफ भोजा अगेंस्ट चालुक्या इज मेंशन्ड ऑल्सो इन उदयपुर प्रशस्ति, जो बाद में उदयादित्य ने लिखवाई है। उदयादित्य बाद में राजा बनेंगे। इसके बाद में परमार नरेश सत्यराज बागड़ के, बागड़ कहाँ है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ऑलरेडी इनके पास है, तो वहाँ इनकी ब्रांच राज कर रही है, वो इनके साथ थे। और परमार चीफ ऑफ धांधुक चंद्रावती, यहाँ पर भी परमार डायनास्टी राज कर रही है। इन लोगों ने इनकी मदद करी थी। उदयपुर प्रशस्ति यहाँ पे बोलती है कि भोज बहुत बड़े एरिया पे राज कर रहे थे, और इनको प्रेजेंट डे नेपोलियन के साथ कंपेयर किया जाता है, या समुद्रगुप्त के साथ कंपेयर किया जाता है। तो भोज की विक्ट्रीज हैं, बट हार जाएंगे। सिर्फ कोंकण रीजन इनके पास आएगा। अब इसके बाद 11वीं सेंचुरी आते आते, मतलब मिड 11वीं सेंचुरी के अंदर 1050 के आसपास अब डिफिकल्टीज चालू होती हैं, और जिन जिन को इन्होंने हराया था वो सब सांठ गांठ कर लेते हैं, नाटो बना लेते हैं और अटैक करते हैं। चेदीज ऑफ त्रिपुरी, चालुक्याज ऑफ गुजरात हाथ मिला लिए, बोले चलो अटैक करेंगे, और भीमा अटैक कर देता है मालवा के ऊपर। जय सिंह टू, जो सोमेश्वरा फर्स्ट का बेटा है, धारा पे अटैक करता है, भोज को हरा देता है। एक कन्नड़ इंस्क्रिप्शन मिलता है 1047 AD का, जो नांदेड़ से मिला हुआ है, और उन्होंने लिखा है, जो वर्ड्स लिखे, द एनिमी किंग्स बाउड डाउन एट द फीट ऑफ सोमेश्वर एंड ही मेड मालवेश्वर, जो मालवा के राजा हैं, बाउ टू हिम इन हिज कैपिटल, यानी अपनी कैपिटल के अंदर उनका माथा टिकवा दिया, दैट इज उनको हरा दिया। ऑल्सो अ फर्दर मेंशन ऑफ अ ब्राह्मण आर्मी ऑफिसर नगा वर्मना, ये नाम लिया जाता है इसके अंदर कि वो राजा के चीफ ऑफिसर हुआ करते थे, और इनको विद्याधिक मल्ला के नाम से बुलाया जाता था। उनके बारे में भी कि वो हरा दिए गए, और उज्जैन शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया 1058 AD के अंदर। यहाँ पर एक और मेंशन है, मतलब दिस इंसिडेंट, ये वाला इंसिडेंट एक जगह और मेंशन है, दैट इज विक्रमांका देवचरिता। दो जगह पे इंस्क्रिप्शन मिलता है, तो सॉलिडिटी हो जाती है, यहाँ हराया हो सकता है। भीमा इस टाइम पर त्रिपुरी के राजा, जो कलचुरी राजा थे, उनके साथ सांठ गांठ कर लेते हैं, और गंगे देव थे उस समय पे राजा करण के, और धारा के ऊपर अटैक करते हैं और धारा को लूट लेते हैं। कलचुरीज और चालुक्यास के पास पूरा मालवा आ जाता है और बांट लेते हैं। बट यहाँ पे गड़बड़ होगी, कलचुरी अब यहाँ पे थोड़े से भावनाओं में बह जाएंगे कि हम अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल बना लें, चालुक्यास को हटा दें, तो आपस में भी लड़ाइयाँ चालू हो जाएंगी। और यहाँ पर भोज की तबीयत खराब हो जाती है, एंड ही डाइड, एंड धारा सिटी वॉज इन्वेडेड एंड कैप्चर्ड 1055 AD। कल्चर के अंदर यह कहा जाता है इसके बारे में, राजा भोज के बारे में, कि दैट द ग्रेट पैटर्न ऑफ पोएट्स कुड नॉट बिकम अ फ्रेंड ऑफ मेनी रूलर्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो कवियों का और आर्टिस्ट्स का दोस्त था, वो राजाओं का दोस्त नहीं बन सका। सो ही वॉज मोर स्कॉलर लेस डिप्लोमैट। बहुत सारे राइटर्स ने इसके बारे में लिखा है, धीर स्वामीना, सायान, महिपाल। ग्रामर के लिए अंदर इनका काम है चित्रक, देवेश्वर, विनायक, शंकर। स्कॉलर्स, ऐसे स्कॉलर्स जैसे भाव मिश्रा, माधवा, ये बोलते हैं कि राजा भोज के पास मेडिसिनल नॉलेज बहुत तगड़ा था। दशबाला, अल्हानाथ, रघुनंदन, विजयनेश्वर, ये बोलते हैं कि थियोलॉजी ज्ञान, यानी रिलीजियस ज्ञान बहुत तगड़ा था भोज का। देन श्रृंगार मंजरी कथा, जो किताब लिखी है, उसको कंपेयर किया जाता है सुबंधु के साथ, भास के साथ, गुणाध्या के साथ और बान के साथ। ये लेवल दिया गया है एज अ ऑथर, भोज एज अ ऑथर। इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट किताब होती है सम्रांगना। इसकी स्पेलिंग बार बार अलग अलग जगह पे आएगी, अलग अलग नाम से मिलती है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो ये याद रखना। सम्रांगना, सूत्रधार, ये आर्किटेक्चर की किताब है और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। साथ ही साथ में युक्त कल्पतरु, ये दोनों किताबें भोज की लिखी हुई हैं और आर्किटेक्चर के ऊपर लिखी हैं। देन इसके बाद दो संस्कृत टेक्स्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश।
और भी किताबें हैं जो हम लिटरेचर में पढ़ेंगे उसकी। इन्होंने टेम्पल्स बनवाए, डैम्स बनवाए, रैम्पार्ट्स बनवाए, एक भंडारा चलाते थे साल में 2 बार जो 40 दिन का होता था, जिसके अंदर डांसर सिंगर सबको बुलाते थे और फ्री में खाना दिया जाता, फ्री में रहना खाना दिया जाता था, कपड़े देते थे और एक पैसे का एक चीज़ होता था जिसको उस टाइम पे दिया था 10 मिस्कल, 10 मिस्कल या 10 मिस्कल, ये दान देते थे उन सब लोगों को। ये वाला जो ट्रेडिशन है 40-40 दिन का जो भंडारा चलता था, इसके बारे में फरिश्ता ने लिखा है। तो ये बोलता है, मतलब हिस्टोरियंस बोलते हैं कि फरिश्ता ने अगर वहाँ लिखा है तो इसके बारे में लोगों के नॉलेज कहाँ कहाँ तक पहुँच चुका था। इन्होंने अपनी कैपिटल उज्जैनी से धारा की थी और रोहक इनके प्राइम मिनिस्टर थे। उनके 3 जनरल्स थे, कुलचंद्रा, शाद और सुरादित्य। शाद के बारे में पता है आपको कि नॉर्थ में मरा था। कुलचंद्रा के बारे में भी यहाँ नाम आता है कि वो लड़ने गया था। जयसिंह 1 बैठते हैं इसके बारे में। पावर तो ख़त्म हो चुका है। जयसिंह कोशिश करते हैं किसी तरह से हम उठना चालू करें। मांधाता कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, पानहेरा इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पर जो बागड़ा के परिवार वंश है वो इनको तकलीफ देना चालू करता है, बांगड़ी ने बांसवाड़ा का। सोमेश्वर फर्स्ट ये राजा हैं साउथ से और ये अब थोड़ा सा परमार्स के प्रति नरम हो जाते हैं। बेसिकली उनको चालुक्यास के साथ भिड़ना रहता है तो वो सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हैं। अपने पुत्र को भेजते हैं विक्रमादित्य को और जयसिंह की मदद करने के लिए। जयसिंह सक्सीडेड हो जाता है इसमें। फिर जयसिंह की एक लड़ाई के बारे में और डिस्क्रिप्शन आता है कान्ह नाम के व्यक्ति के साथ, जो बागड़ के जो चीफ थे उन्होंने कब्जे में ले लिए उस आर्मी को और फिर उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। सो बागड़ का जो परमार वंश है वो इनको कंटिन्यूअसली चैलेंज करना चालू कर देता है इन टर्म्स ऑफ पावर। जयसिंह के बारे में कहा जाता है कि शुरुआत में वो चालुक्यास की मदद करते हैं। 1000 हो सकता है जब हार गए तो आप वसाल बन गए और कंबाइंड आर्मीज इन दोनों की चलती है और वेंगी को जीत लेती हैं। ये गांगुली जी के हिसाब से है बेस्ड ऑन करूर और मनी मंगलम इंस्क्रिप्शन के बारे में जो वीर राजेंद्र का है। इस टाइम पर जो हराए हुए राजा का नाम मिलता है वो है जगन्नाथ। जगन्नाथ बेसिकली धारा के राजा को कहा जाता है बट इट हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड। ये सही फैक्ट है नहीं पता। ईस्टर्न चालुक्य किंग के साथ में जो चोला राजा हैं वीर राजेंद्र, इनके साथ इनकी भिड़ंत होती है। उसके बाद कर्नाटास और परमारास ये दोनों अपनी टेरिटरीज को वापस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ही रीगेन्ड द लॉस्ट टेरिटरीज, थोड़ी हो बड़ी हो पता नहीं। नागपुर प्रशस्ति बोलती है कि भोज की मृत्यु के बाद में, इनका नाम नहीं आ रहा जयसिंह का, डायरेक्ट नाम आ रहा है उदयादित्य का, कि उदयादित्य ने उस तरह से पृथ्वी को बचाया था जिस तरह से वराह अवतार ने पृथ्वी को बचाया था। सो नाम उदयादित्य का दिया गया कि उदयादित्य वापस से सुप्रीमेसी पे आएगा। सो चालुक्यास, कलचुरी कर्णा, सोमेश्वरा 2 इन्होंने हो सकता है अटैक किया हो मालवा के ऊपर और प्रोबेबली जयसिंह की डेथ हो जाती है इसमें। यहाँ पे डोंगरगांव इंस्क्रिप्शन है 1112 एडी का, जगत देवा का है जो सन ऑफ उदयादित्य है। ये कंफर्म करता है कि मालवा के ऊपर उस टाइम पर 3 इन्वेडर्स आए थे। सो इंस्क्रिप्शन है और इंस्क्रिप्शन बेस्ड हिस्ट्री है। किसकी है ये नहीं मालूम। तो इंस्क्रिप्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जिस पर क्वेश्चन बन सकता है इस पार्ट से। जयसिंह फर्स्ट हो सकता है 1070 के आसपास उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद में उदयादित्य बनते हैं। उदयादित्य का क्या रिलेशनशिप है भोजा के साथ, इट्स नॉट नोन, इट्स कंट्रोवर्शियल। प्रोबेबली उदयादित्य अपने आप को राजा नहीं बना सकते थे क्योंकि उस टाइम पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी कि उनके पास उतनी खुद की शक्ति नहीं थी। तो ये कहा जाता है कि हो सकता है विग्रह राजा 3rd इनके साथ मिलकर इन्होंने अपने थ्रोन को कैप्चर किया और इसके बारे में लिखा है पृथ्वी विजय नाम के सोर्स में। इन्होंने चोला राजा राजेंद्र के साथ ट्रीटी कर ली थी और सोमेश्वरा 2 को फोर्स कर दिया था कि तुम साउथ में कंसंट्रेट करो, नॉर्थ में आओगे हम हरा देंगे। चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 इनकी तकलीफ देने के लिए बहुत बड़ा काम था। 1077 एडी के अंदर एक रिकॉर्ड मिलता है चालुक्य कर्ण का कि इन्होंने गुजरात ने इनको हराया था और यहाँ पर नीलकंठ की मूर्ति थी, नीलकंठेश्वर महादेव, ये कब्जे में लेकर चला गया था। नीलकंठेश्वर टेम्पल उदयपुर में, एंड इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ परमार आर्ट। उदयपुर ये उदयादित्य का बनवाया हुआ है। एक इंस्क्रिप्शन है इसी टाइम पर मांडलिक और बागड़ जो बांसवाड़ा के परमारा डायनास्टी राज कर रही, वो भी इनको प्रॉब्लम देता है। जयसिंह फर्स्ट के टाइम से प्रॉब्लम दे रहा है। कुमारपाला का चित्तौड़गढ़ फ्रेगमेंट इंस्क्रिप्शन है, पूरा इंस्क्रिप्शन नहीं है, टुकड़ों में मिलता है और उससे पता चलता है कि कर्ण ने मालवा के राजा को हराया था। विग्रह राजा 3rd जब वो हरा रहा है तो विग्रह राजा 3rd ऑफ शाकंबरी, जिनको ये पहले हरा चुके हैं, वो इनकी मदद करने आते हैं। गुहिलाज अपनी बेटी श्यामल देवी की मैरिज करते हैं उदयादित्य से और पृथ्वीपाला ऑफ नाडोल चहमनाज ये भी शादी करते हैं इनके साथ में और इन सब की मैट्रिमोनियल अलायंसेस का इस्तेमाल करते हुए उदयादित्य सबको हरा देता है। तो इनकी जो टेरिटरीज थी वो निमाड़ से लेकर झालावाड़ नॉर्थ में, विदिशा ईस्ट में, बांसवाड़ा है इनके पास। इनके 2 बेटे थे लक्ष्मण देवा और नरवर्मन जो बाद में लगातार राजा बनते, रिस्पेक्टिवली दोनों राजा बनेंगे। इन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना करी, नॉट राजस्थान का उदयपुर अगेन, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, उदयपुर एकदम एक ही चीज़ आती है, उदयपुर इज इन राजस्थान नहीं। नीलकंठेश्वर टेम्पल यहाँ पे बनाया था, यूनिक एग्जाम्पल है टेम्पल आर्किटेक्चर का। यहाँ पर एक तालाब इन्होंने बनवाया उदय समुद्रा, साथ ही साथ में ऊन के टेम्पल्स, इसलिए मेरे को तुमसे बात करनी थी। ऊन के टेम्पल्स, कुछ ऊन के टेम्पल्स इन्होंने उदयादित्य ने बनवाए। ये शेवाइट थे, शेव टेम्पल्स को खूब सारा दान देते थे
विलपद्रक, बिलपांक का क्या आवाज आ रही है, खा लो। इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को दान में दिया था, जो मॉडर्न शेरगढ़ में है, और ये लिटरेचर के भी भारी प्रेमी थे। इन्होंने एक काम करा है, बहुत खतरनाक काम करा है, जिसके बारे में आ सकता है क्वेश्चन। इन्होंने एक स्क्रिप्ट इवॉल्व करी थी, नई स्क्रिप्ट है, जिसके बारे में हमें भोज पाठशाला जो है, भोजशाला जिसे कहा जाता है धार का, वहाँ पे 2 वर्सेस मिलती हैं और नागबंध लेटर्स में मिलती हैं। नागबंध लेटर्स वेयर क्रिएटेड बाय उदयादित्य, और इसी तरह की वर्सेस मिलती हैं उज्जैन से और ऊन से। तो ये बताते हैं कि इतनी बड़ी टेरिटरी तो इनके पास कंपलसरी दी थी। उदयादित्य के बाद में लक्ष्मण देव जो उनके पुत्र थे वो आते हैं, और नागपुर प्रशस्ति के अंदर इनके बारे में है, कहा जाता है लक्ष्मण देव, जो नागपुर प्रशस्ति वो बोलती है कि लक्ष्मण देव 4 दिशाओं में गए थे जीतने के लिए, बंगाल तक, उसके बाद अंग, कलिंग और त्रिपुरी यानी ईस्टवर्ड ये जाके जीत चुके हैं। इसके बाद में चोलास, पांड्यास, तुर्क्स और कीर्स को भी ये हरा चुके हैं। हो सकता है कि ये कवि की प्रशंसा मात्र हो, नथिंग श्योरिटी, कहीं दूसरे सोर्स से इसको कोराबरेट नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ में निर्वाण नारायण ये टाइटल है, जो नरवर्म देव का है। ये छोटे भाई थे लक्ष्मण देव के, कहते हैं कि हो सकता है वो लड़ाइयों में मारे गए हो सकता है जल्दी डेथ हो गई, उनका कोई पुत्र नहीं हुआ हो, तो भाई राजा बन गया। बांदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है मदन वर्मन चंदेल का, जो ये कहते हैं कि नरवर देव ने भैलस्वामी मंदिर को, इसलिए भेलसा कहा जाता है, भैलस्वामी मंदिर के ऊपर काम कराया था भिलसा के पास में। और मेरा डेटा ख़त्म हो चुका है, और चंदेलाज ने मालवा के ऊपर कैप्चर कर लिया था। कोई बात नहीं, हम चलते रहेंगे जब तक चलता रहेगा। और उसके बाद चंदेला राजा सलक्षण वर्मन और चौहान अजय देव, इनके साथ भी इनकी भिड़ंत होती है और ये हार जाते हैं उनसे। फिर पल्लव जनरल पल्लवाज आते हैं साउथ इंडिया से, वो भी नरवर्मन को हरा देते हैं। चोलास, पल्लवाज ये सारे साउथ इंडियन है। साउथ इंडियन आते हैं, ज़्यादा देर नहीं टिकते नॉर्थ में, नॉर्थ इंडियन जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं टिकते साउथ में, एविडेंस है। सो नॉर्थ और साउथ की एक ग्रेट डिवाइड है, और नर्मदा कहा जाता है उसकी डिवाइड है। ये हिस्ट्री में दिखता है। आज भी अगर मॉडर्न देखते हैं ना हम, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर बीजेपी डोमिनेंट दिखती है, साउथ इंडिया में बीजेपी डोमिनेंट नहीं है। 1-2 स्टेट्स रहते हैं, 3 स्टेट रहते हैं, पूरे में डोमिनेंस नहीं है। सो साउथ इंडिया का एंटायर सिस्टम अलग है, नॉर्थ इंडिया का एंटायर सिस्टम अलग है। एनीहाउ, सबसे खतरनाक इनको जो हराने वाले थे वो चालुक्य थे गुजरात के। 12 साल तक इनकी लड़ाइयाँ चली, और जय सिंह सिंधुराज अल्टीमेटली इनको कैद में ले लेते हैं और किसी तरह से आज़ाद हो जाते हैं, जो भी काम किया हो। यही वाला एपिसोड फिर से होगा जब, क्या नाम है उसका, हुशंग शाह को कब्जे में ले लिया जाएगा गुजरात के बहादुर शाह के द्वारा। बहादुर शाह उसका बाप बहादुर शाह ही था, नहीं आएंगे जब तक पढ़ेंगे। इसके टाइम पर एक कश्मीरी फुजिटिव आता है इनके पास, उनको ये आश्रय देते हैं, भिक्षाचार नाम था उस बंदे का, 1128 ईडी के अंदर। यशोवर्मन अब राजा बनते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड इन्हीं का है, सबसे ज़्यादा बुरे घटनाएं इन्हीं के टाइम पर हुई। इनके पूरे स्टेट में रेबेलियन छिड़ जाता है। देवास जैसे छोटे शहर के रीजनल राजा इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, विजयपाल नाम के थे। चंदेल फ्यूडल, यानी चंदेलाज पूरे भी नहीं, उनके एक फ्यूडल लॉर्ड थे, वो विदिशा पे कब्जा कर लेते हैं। चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज और चहमना आशा राजा नाडोल के, पहले वालों के अंदर नाडोल वालों ने अपनी बेटियां दे रखी थी, अब वो लोग अटैक करते हैं मालवा पे और इनको कब्जे में ले लेते हैं। चालुक्य जयसिंह पूरा मालवा मिला लेते हैं, पूरा मालवा कब्जे में ले लेते हैं, चालुक्य के अंडर में चला गया, और वो अपना टाइटल ले लेते हैं अवंतीनाथ। और 1138 तक अवंतीनाथ मतलब अवंती चालुक्य के अंडर में रहा। यही वाली हिस्ट्री फिर से रिपीट होती है, गुजरात कैप्चर कर लेता है सल्तनत में, मालवा सल्तनत पीरियड में सेम हिस्ट्री रिपीट होती है। मैं गुजरात से तो पता नहीं क्या प्रेम है मालवा का, यहाँ पे भी दिख रहा है चालुक्य सब गुजरात, चालुक्य सब गुजरात, चालुक्य सब गुजरात, उधर भी दिखेगा गुजरात 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 मालवा, गुजरात मालवा, हिस्ट्री है। झालारपाटन यानी झालावाड़ के पास है झालारपाटन, 1142, ये बेसिकली जो हाड़ौती रीजन है ये इन लोगों के पास था, इसलिए वो मालवा का एक्सटेंशन बोला जाता है। 1142 के अंदर इनको महाराज यशोवर्मन बोला गया है, और जो ये इंस्क्रिप्शन 1142 इसी को इसका लास्ट बोला जाता है। 1142 में इनका राज खत्म हो गया। महाराज यशोवर्मन कैसे बोल रहे हो, आज़ाद हो गए, हो सकता है आपने ट्रीटी कर ली गुजरात के चालुक्यास के साथ कि हाँ ठीक है हम आपके फ्यूडल हैं। इस टाइम पर चेंजेस आ जाते हैं, और अब जितने भी परमार्स हैं ये परमार्स प्रॉपर परमार राजा नहीं कहलाएंगे, और अब से ये आएंगे महाकुमार, परमार महाकुमार, यानी अब वो पूरे प्रॉपर डायनास्टी नहीं रहेगी, कह सकते हो लेटर परमाराज हैं। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये उभरता है कि अब बनते हैं जयवर्मन, 1142-1143 सीई के टाइम पर हैं। इसी टाइम पर मालवा के ऊपर जो अटैक हुआ होता है, इस अटैक के अंदर होयसलाज साउथ से आए हुए थे, इनके साथ आते हैं। इनके रिकॉर्ड बताते हैं, होयसला रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने मालवा को डिस्ट्रॉय किया था, और उस टाइम पर जयवर्मन फर्स्ट की डेथ हो जाती है। जयवर्मन जो इनके बाद सक्सीड करते हैं 1 साल के लिए, मोस्ट प्रोबेबली 1143 के अंदर है, क्योंकि यहीं पर हमें अगला टाइटल मिलता है महाकुमार लक्ष्मी वर्मा, नॉट परमारा किंग, महाकुमार लक्ष्मी वर्मन। इस टाइम पर फ्यूडल लॉर्ड थे बल्लाल, ये अपने आप को आज़ाद कर देते हैं, बट उनकी जल्दी हत्या हो जाती है। इसी टाइम पर परमार डायनास्टी नया टाइटल रखना चालू कर देती बाय द नेम ऑफ महाकुमाराज, और अलग अलग जगह पर इनके छोटे छोटे स्टेट्स बन जाते हैं, भोपाल में, निमाड़ में, होशंगाबाद में, खानदेश में।
जयवर्मन का बेटा था विंध्यवर्मन, ये मूलराज फर्स्ट को हराता है और वापस से मालवा को कॉन्क्वेस्ट करता है 12th सेंचुरी के आसपास। विंध्यवर्मन काफ़ी सारे राजाओं को हराता है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। 1193 एडी में इसकी डेथ हो जाती है, जिस समय 1191 और 1192 के अंदर तराइन 1 तराइन 2 हो चुकी है। सो उस टाइम पर यहाँ ये लोग लड़ रहे हैं, तो ये लोग वहाँ मदद करने नहीं जा सकते थे चौहानस की। अगर चौहानस का इनके साथ संबंध अच्छा होता तो हो सकता है कि ये इनकी आर्मी की मदद करके उन टर्क्स को रोक देते, लेकिन इंटरनल ट्रबल्स इतनी है, एक दूसरे को मारने काटने का फैशन है हमारे यहाँ कि बाहर वाले आके राज करते रहेंगे। इसी टाइम पर मुस्लिम अटैक होता है मालवा में 1233 में। परमार महाकुमार, माय मिस्टेक। जयवर्मन के बाद में अलग अलग महाकुमार मिलते हैं, कहीं कोई कंसिस्टेंसी नहीं आती, तो पैरेलल नाम मिल सकते हैं कि ये भी इस टाइम पर, ये भी इस टाइम पे, एक नहीं खूब सारे राजा हो गए, कलेक्टिव नहीं रहे अब, वो अलग अलग जगह के राजा है। सो पहला आता है सुब्रत वर्मन, 1210 एडी में नाम मिलता है। उनके सक्सेसर हैं अर्जुन वर्मन, 1215-1218 एडी का है। देवपाला 1218 का है। देवपाला का टाइम पर फिर भी ये कहा जाता है कि टेरिटरी बड़ी थी, भीलसा से लेकर भरूच तक पहुंच गए थे, विदिशा से लेकर गल्फ तक पहुंच गए थे। निमाड़ और होशंगाबाद भी इसके पास थे। सो महाकुमार हरिश्चंद्रा थे जो जयवर्मन के छोटे भाई थे, उन्होंने बाद में पावर लिया। इसी टाइम पर 1233 में इल्तुतमिश आता है, अटैक करता है और विदिशा और उज्जैन को ख़त्म कर देता है। फिर देवपाल का बेटा जयतुगी देव राजा बनता है और इस टाइम पर फिर से अगेन खूब सारे अटैक होना चालू होते हैं। 1243 एडी में आ गए हम, काफ़ी लेटर में है। जयवर्मन जयतुगी देव का बेटा है, ये राजा बनता है। इसके बाद परमार्स का सक्सेशन अलग अलग जगह चलता है। फिर एक नाम मिलता है जयसिंह II, फिर एक और नाम मिलता है अर्जुन वर्मन II। इनके बारे में डिटेल्स नहीं है, नाम बस हैं, तो जस्ट नाम पढ़ना है, कुछ नहीं है। फिर महलक देव, ये भोजा II एक राजा का नाम मिलता है, उसके बाद महलक देव नाम मिलता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का मालवा का जो एनेक्सेशन प्लान था, उसके अंदर आइनुल मुल्क मुल्तानी को भेजा था, वो यहाँ आता है 1305 एडी के अंदर अटैक करता है। इसमें इनका जो जनरल था जिसका नाम था कोका देव, उनकी डेथ हो जाती है और ये मांडू के फोर्ट के अंदर जाके, नॉट द प्रेजेंट मांडू का फोर्ट, बूढ़ी मांडव का फोर्ट, वहाँ पर ये अपने आप शरण लेते हैं और आइनुल मुल्क इनकी हत्या कर देता है एंड यहाँ परमार डायनास्टी ख़त्म होती है। सो एडमिनिस्ट्रेशन इसका हम बाद में करेंगे, नोट्स आपके पास आ गए हैं। इसको जिस तरीके से हम ट्रेडिशनल करते हैं, आज मैं इन लोगों को सिखा दूंगा, बोर्ड का आपको भेजता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसके बाद में आप काम कीजिएगा। और नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, इसके ऊपर काम करेंगे। So this is most important. Take care. Bye bye. Because I am not having any data left. Question WhatsApp कर दो. Bye bye. तो भी 1 घंटे 40 मिनट की, वही हो रहा है, 2 GB 2 घंटे।